पता चलेगा पर्सन इज हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव? अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे तो एचसीवी के अगेंस्ट बॉडी प्रेजेंट, यस, तो एंटी एचसीवी प्रेजेंट होगा। फिर हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी थी। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेपेटाइटिस सी? Chronic liver disease, cirrhosis, primary hepatocellular carcinoma. ओके, एंड सिरोसिस। सो क्रोनिक डैमेज होगा, उसकी वजह से सिरोसिस होगा, एंड कैंसर भी हो सकता है। प्रिवेंशन हमने देखा था, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग सारे में आ जाएगा। ब्लड से है तो नीडल प्रिकॉशन, डायलिसिस में केयरफुल रहेंगे, ब्लड डोनर का स्क्रीन करके ही डोनेट करेंगे, ब्लड प्रिकॉशंस, ब्लीडिंग, वो सब मतलब प्रिकॉशंस सारे रखने हैं, ब्लड की वजह से होता है इसीलिए पेरेंटल प्रिकॉशंस रखेंगे। फिर हमने देखा हेपेटाइटिस डी, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ओके, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, एंड एक्स्ट्रा क्या चीज याद रखें ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Hepatitis B. ओके, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स तो होगा, बट उसके सिवा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होगा तभी हेपेटाइटिस डी पॉजिटिव हो सकता है पेशेंट। सो टेस्टिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो एंटीजन प्रेजेंट होगा वायरस का, एंड एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? Liver disease and fulminant hepatitis. क्रॉनिक लिवर डिजीज, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। प्रिवेंशन में हेपेटाइटिस बी प्रिवेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक डी प्रिवेंट हो जाएगा। फिर हमने देखा हेपेटाइटिस ई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, Fecal ऑनलाइन स्टूडेंट, yes, fecal oral route. Is it fatal or serious infection? Yes, online No, students, it is mildest form. yes, it is the mildest form of hepatitis. अगर कोई भी पर्सन को होता है तो वो इजीली अपने आप से भी क्योर हो जाएगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट। बट प्रेगनेंसी में अगर होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, मैटरनल मोर्टालिटी भी हो सकती है, फीटल मोर्टालिटी भी हो सकती है। सो उसमें अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। ओके, फिर हमने टेस्टिंग देखा, तो टेस्टिंग में भी जस्ट लाइक ए फीकल ओरल रूट है, सो उसकी एंटीबॉडीज भी होगी, आईजीजी आईजीएम दोनों प्रेजेंट होगा, एलिवेटेड होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी अगर हेपेटाइटिस ई हो गया? माइल्डेस्ट है इसलिए अदर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगी, बट प्रेगनेंसी रिलेटेड क्या हो सकता है? यस, सो मैटरनल एंड फीटल मोर्टालिटी हो सकती है, दोनों की डेथ हो सकती है। प्रिवेंशन प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेंगे। जो हमने हेपेटाइटिस ए में देखा था, सारे प्रिवेंशन ई में भी ले सकते हैं। प्रॉपर हैंड वॉशिंग, सैनिटेशन, म्यूनिसिपल वाटर का प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं। फूड हैंडलर्स को हाइजीन हम सिखाएंगे, उनका टेस्टिंग करेंगे। सो वो सारी जो चीजें हमने उसमें देखी इसमें भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा क्लाइंट एजुकेशन, अगर कोई फैमिली मेंबर में कोई एक पर्सन को हेपेटाइटिस है, सो सारे फैमिली मेंबर्स को घर पे क्या केयर रखनी चाहिए? ओके, हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन प्रॉपरली रखेंगे, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करेंगे। देन यस, उनके पर्सनल इक्विपमेंट्स है, ग्रूमिंग के लिए टॉवेल है, यूटेंसिल्स भी है इवन, सो वो शेयर नहीं करना है, अलग से वॉश करेंगे। देन yes, if a person is suffering from hepatitis, the person cannot prepare a food for other persons. Okay, then acetaminophen, acetaminophen. हाँ, हिपेटोटॉक्सिक सारी चीजें अवॉइड करनी है, लाइक अल्कोहल एंड सम हिपेटोटॉक्सिक मेडिकेशंस लाइक एसिटामिनोफेन एंड सेडेटिव्स, वो अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। ओटीसी ड्रग्स भी बिना पूछे नहीं लेना है, कोई विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स कुछ भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को पूछे बगैर नहीं लेना है। एंड वो पर्सन को सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना है, किसिंग अवॉइड करना है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द हेपेटाइटिस बी, जो फ्लूइड से, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से होता है। फिर प्रिकॉशंस लेना है, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना है, सो ऐसे सब प्रिकॉशंस लेंगे। कैन द पर्सन शेयर द बाथरूम? Okay, online students, can a person share their bathroom with other family members? Yes or no?
જ્યાં સુધી સ્ટ્રિક્ટ પર્સનલ હાઇજીન મેન્ટેન ના કરી શકે ત્યાં સુધી એ ના કરી શકે. જો સ્ટ્રિક્ટ પર્સનલ હાઇજીન મેન્ટેન કરી શકતો હોય તો પછી બાથરૂમ શેર કરવાનું यस, वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है पर्सन, आफ्टर डेफिकेटिंग और आफ्टर यूरिनेटिंग प्रॉपर क्लीन कर रहा है बाथरूम और वैसा है तो शेयर कर सकते हैं, वरना शेयर नहीं करना है. ओके, देन अनदर थिंग्स. ओके, हाई फैट फूड लेना चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट हाई फैट फूड लेना चाहिए? लो फैट નો. हाई फैट फूड नहीं लेना है, हाई प्रोटीन डाइट भी अभी नहीं लेना है. एकदम हाई कार्बोहाइड्रेट वाला, मतलब थोड़ा खाने से एनर्जी मिल जाए ऐसा फूड लेना है. ब्लेंड फूड लेना है, बहुत स्पाइसी ऑयली ऐसा फूड नहीं लेना है. ओके, सो ये चीज ध्यान रखोगे. एंड अनदर थिंग्स, यस, मेडिकल ब्रेसलेट पहनना है, उस पे डेट ऑफ ऑनसेट लिखा होगा कि इस टाइम पर उसको हुआ था. वो कहीं और भी जाता है, कोई भी डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, विजिट करने के लिए जाता है, सो पर्सन हैज टू टेल देम आई एम हेपेटाइटिस पॉजिटिव, मैं ये हुआ था, ये टाइम पर मैंने टेस्ट करवाया था, तो पॉजिटिव हूँ, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, वो सब उसको इन्फॉर्म करना होगा. सो दूसरे लोग उससे अवेयर रहे. देन और कुछ, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता पेशेंट. यस, जब तक वो प्रॉपरली नेगेटिव नहीं हो जाता, उसका हेपेटाइटिस टेस्ट नेगेटिव नहीं आता जो भी हुआ है, तब तक वो ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकता. ओके, देन फॉलो प्रॉपरली लेना है. ओके, यस. तो ये सारी चीजें उसको ध्यान रखनी होगी. फिर हमने देखा पेनक्रिएटाइटिस. पेनक्रिएटाइटिस मीन्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेनक्रिएटाइटिस मीन्स Inflammation of pancreas. इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज. टू टाइप्स हमने देखे थे, एक्यूट एंड क्रोनिक. व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट? ओके, online students, what is the difference between acute and chronic pancreatitis? Acute pancreatitisમાં sudden attack થશે અને can be recurrent થઈ શકે પણ એનું resolution આવી જાય છે. અને chronic જે pancreatitis છે એમાં continuous inflammation and destruction જોવા pancreas. ओके, सो एक्यूट है तो वो सडन होगा, क्रोनिक है वो ग्रेजुअली होगा, पता भी नहीं चलेगा, धीरे 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 करके डैमेज हो रहा है. एंड एक्यूट रिलीव भी सडन हो जाता है, क्रोनिक रिलीव भी सडनली नहीं होगा, इट टेक्स टाइम्स टू हील. एंड एक्यूट सडनली रिलीव भी हो जाएगा, बट रिकरेंट हो सकता है, बार बार हो सकता है. एंड क्रोनिक हील होने में देर लगेगी, सो पॉसिबिलिटीज है कि शायद पेंक्रियाटिक सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाए, स्कैरिंग टिश्यूज रिप्लेस हो जाए, सारे नॉर्मल टिश्यूज से स्कारिंग टिश्यूज रिप्लेस हो जाएंगे. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्यों हो सकता है पेंक्रियाटाइटिस? तो अल्कोहल है, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज है, वायरल या बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया है, हाइपरलिपिडीमिया हो गया है, हाइपरकैल्सीमिया, देन कोलेलिथियासिस, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो गया है, इस्केमिक वेस्कुलर डिजीज है, या पेप्टिक अल्सर डिजीज है. तो फिर हमने एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स देखे थे. कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे? Okay, then and alcohol consumption, પછી weight loss થશે, bowel sound absent થશે, elevated CBC, WBC, પછી glucose, एलिवेट भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है. ओके, सो पेन होगा स्टार्टिंग में एपिगैस्ट्रिक से स्टार्ट होके अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, वहां पर हम ऐसा देख सकते हैं कि हाइपो, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन है, वहां तक पेन जा सकता है. फिर पेशेंट अल्कोहल लेगा, फैटी नहीं लेगा, या तो सुपाइन पोजीशन में जाएगा तो पेन एलिवेट होगा, अगर लेटरल पोजीशन लेगा तो उसको ठीक लगेगा. इतना ज्यादा टेंडरनेस हो जाएगा, वो गार्डनिंग करके रखेगा एब्डोमेन को. देन वेट लॉस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन.
बॉवल साउंड्स डिक्रीज हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी एलिवेटेड हो जाएंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एलिवेटेड हो जाएंगे. व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ पैनक्रियाटाइटिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, what is the hallmark sign, classical sign of pancreatitis? signs and patterns. Cullen signs and Turner signs. What do you mean by this sign? Colon sign is discoloration of abdomen and preumbilical area, and Turner Sure. sign is the discoloration of lungs. Cullen signs मतलब lumbar area नहीं था? Turner means umbilical, Cullen means lumbar. Right, online students? कूलिंग्स में अम्बिलिकल अराउंड था सर. Yes, so Cullen's में umbilical के सराउंडिंग पेरियम्बिलिकल रीजन में ब्लूइश डिस्कoloration होगा, टर्नर्स में लंबार रीजन में. कौन से? राइट लंबार रीजन. लेफ्ट लंबर. लेफ्ट लंबार रीजन. ओके, इंटरवेंशंस क्या करेंगे जब एक्यूट एक्टिव स्टेज में हो पेशेंट? तो हमें एनपीओ ही करना होगा. तो एनपीओ कर देंगे तो फिर हाइट प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करेंगे? यस, आईवी से देख सकते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और बहुत लंबे टाइम के लिए चलने वाला है तो फिर हमें क्या करना होगा? ट्यूब फीडिंग देना होगा. अब स्टमक में तो नहीं दे सकते बिकॉज स्टमक से आगे ही जाएगा तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क नहीं कर रहे. सो यू हैव टू इंसर्ट द फूड डायरेक्टली इनटू जेजुनम. डिओडिनम में तो पैनक्रियाटिक जूसेस एंटर होते हैं एंड वी हैव टू गिव रेस्ट टू पैनक्रियाज. सो हमें सीधा जेजुनम में इंसर्ट करना है. हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट जेजुनम में पहुंच गया है? कहाँ तक भेजना होता है? वन लिगामेंट. नाम याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आपको वो नहीं पूछेंगे कि विच लिगामेंट वाज देयर टू होल्ड द जेजुनम. सो एक लिगामेंट है जो डिओडिनम खत्म होके जेजुनम के साथ ऐसे मूव करता है. सो वहां तक हमें पास करना है. फिर ओके, हाँ, सेप्सिस कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करना है. देन ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो आप. क्या करेंगे हम? ओके, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हमने देखा, सीवियर वॉमिटिंग है, सो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन दी हम एनजीटी इंसर्ट कर देंगे जिससे स्टमक डिकम्प्रेशन होगा. सो कंटिन्यूअस एनजी डिकम्प्रेशन हम यूज कर सकते हैं. फिर पेशेंट को पेन हो रहा है, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स देंगे. हाँ, हो सकता है अगर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पैनक्रियाटाइटिस हुआ है तो सारे बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, जॉन्डिस एंड लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड, सब कुछ होगा वो अगर कॉज है तो. देन वो कॉज है तो वो होगा. देन पेशेंट को क्या करेंगे हम, और क्या चीज? ओके, पेशेंट को सिखाना है अल्कोहल अवॉइड करना है. फिर क्या कर सकते हैं? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बाहर से दे सकते हैं, राइट, वो भी हम कर सकते हैं. ब्लड ग्लूकोज खास मॉनिटरिंग करना होगा बिकॉज इंक्रीज भी हो सकता है, एक्यूट में भी हो सकता है पेशेंट का. मैंने जो बोला था कि पेशेंट मैंने देखा था वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस वाला था, सडनली उसको पैनक्रियाटाइटिस हो गया था, बट दो द पेशेंट वाज एक्सपीरियंसिंग हाइपोग्लाइसेमिया. सो उसमें भी हो सकता है. क्रोनिक में तो कंपलसरी वो डिक्रीज हो जाएगा, बट एक्यूट अभी एपिसोड आया है सो टेम्पररी पीरियड के लिए भी इम्बैलेंस हो सकता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का एंड इंसुलिन ग्लूकागोन का. सो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे. इट इज नॉट लाइक दैट कि यहाँ पर जितना लिखा है उतनी ही आपकी इंटरवेंशन होगी. एग्जाम में आपको क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड दिए जाएंगे. सो इट इज पॉसिबल सारे पेशेंट को सिम्टम्स अलग अलग होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट यू हैव टू टेक इंटरवेंशन. फिर एंटासिड्स और वो सब दे सकते हैं बिकॉज
गैस्ट्रिक एसिड रिलीज की वजह से पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन इंक्रीज होता है, एंड वी डोंट वांट कि वो सिक्रीशन हो कि चालू हो, तो हम एंटासिड्स देके गैस्ट्रिक एसिड ही सिक्रेट नहीं होने देंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम से सिक्रेट नहीं होने देंगे, तो जिसकी वजह से वो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स भी सिक्रेट ना हो। ओके, तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। यस, हाँ, सेप्सिस हो जाएगा तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हाइपोक्सिया की वजह से, अल्कोहल विड्रॉवल की वजह से भी चेंज होगा, तो वो ध्यान रखेंगे। फॉलोअप विजिट ध्यान रखना है। एंड यस, अगर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है तो जॉन्डिस के सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स सेम होंगे, बट थोड़े सीवियर होंगे, बिकॉज कंटिन्यूअली ये पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। सो मसल वेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, एंड बिल्कुल भी मतलब पेंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट नहीं हो रहा है। एक्यूट में क्या होगा, स्टीएटोरिया नहीं होगा, फैट डाइजेशन थोड़ा थोड़ा शायद हो सकता है, बट क्रोनिक है, लंबे टाइम से बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है लैक ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम, सो अब चांसेस है स्टीएटोरिया होगा, एंड एकदम फाउल स्मेलिंग स्टूल होगा, स्टूल का बल्क भी बहुत ज्यादा होगा। देन असाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है इफ द कॉज इज डिफरेंट, डायबिटीज हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। एंड यस, आई हैव गिवन वन असाइनमेंट, you have to monitor for the symptoms of respiratory compromise, diminished breaths out, dyspnea and orthopnea. Why? કેવી રીતે? Online students? Biliary duct. No obstruction. The analysis blood flow છે proper થતું નહીં pancreas માં. Okay. એના લીધે પર આ બધી respiratory distress લેવા. Okay, online students? किसने ढूंढा? Why there is this problem? Diminished breath sound. एक और भी कुछ था। हाँ, किसमें था? आमा जो तुम, हाँ, क्यों अवॉइड करना है? चलो वो भी बोलो। ओके, कैफीन? जो एंटी मेटाबॉलिक्स होते ना टेंशन प्रोड्यूस ना होता है तो કદાચ મેં આપી દીધું હમણાં બોલતા બોલતા, રીઝન મેં આપી દીધું પણ તમારું ધ્યાન ના રહ્યું. Online students, tell me why you cannot, why you have to advise the patient not to take alcohol, caffeinated beverages, then spicy food, seasoned food, वो सब अवॉइड करना होता है. Why? उसका रीजन क्या है? And क्या होगा? गैस फॉर्मेशन अंदर बिलियरी। कैफीन से और उससे गैस फॉर्मेशन नहीं होता, ये हम कब अवॉइड करते थे, आगे भी देखा था हमने. ओके, वो उसमें भी अवॉइड करते थे, और किसी कंडीशन में अवॉइड नहीं करते थे? यू हैव नॉट फाइंड इट आउट? सुना था? ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ગુડ. ચલો, અસાઇડ થઈ જાય છે ક્રોનિક પેન્ક્રિયાટાઇટિસમાં, તમે ડાયુરેટિક્સ આપશો તો નીકળી જશે, તો પછી કેમ ના અપાય? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, ઓકે, ચલો, ટેલ મી why there is a symptom of diminished breath sound, dyspnea, orthopnea. What is orthopnea? Orthostatic hypotension and orthopnea, मीनिंग मतलब मीनिंग अलग अलग है, बट उससे आइडिया आ जाएगा व्हाट इज ऑर्थोपनिया. व्हाट इज ऑर्थोस्टेटिक डिफिकल्टी व्हेन? व्हाट इज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन? સ્લીપિંગ છે સ્ટેન્ડિંગ છે કે પછી સ્લીપિંગ પોઝિશનમાં સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં ત્યારે No, no, no. What is orthostatic hypotension? Students, online students, tell me what is orthostatic hypotension? पोजीशन चेंज करने पर हाइपोटेंशन होगा. So स्टैंडिंग में से सिटिंग में जाएगा तब हाइपोटेंशन होगा. सिटिंग में से स्टैंडिंग में जाएगा तब. सो इन शॉर्ट, सुपाइन में से स्टैंडिंग में जाता है, सो सुपाइन में से सिटिंग में जाएगा तब
हाइपोटेंशन होगा, या तो सीटिंग में से स्टैंडिंग में जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग में से सीटिंग में आया एंड सीटिंग में से सुपाइन में आया, तब नहीं होता है। बट while changing the position the person experiences hypotension. So according to that what is orthopnea? Similar है, सिर्फ एक ही मतलब अलग हो जाता है, एक वर्ड की वजह से मीनिंग चेंज हो जाएगा, बाकी सेम है दोनों। पोजीशन चेंज करेंगे तब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। हाँ, सो स्टैंडिंग में से सुपाइन में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में से सिटिंग पोजीशन में आएगा तब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, या सिटिंग में से स्टैंडिंग में जाएगा तब? क्या? स्टैंडिंग में से जब सिटिंग में सुपाइन में जब स्टैंडिंग फ्लैट में से होगा सिटिंग में जाएगा, स्टैंडिंग में से सिटिंग में जाएगा, सिटिंग में से सुपाइन में जाएगा तब? સુપાઈને હશે અને બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી થશે અને જો સ્ટેન્ડિંગ થયો અને પોઝિશન બદલી તો એ બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી છે ओके, डिज्निया, डिज्निया मतलब ऑलरेडी पेशेंट ब्रीथिंग डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कर रहा है, सुपाइन पोजीशन में ब्रीथिंग डिफिकल्टी ज्यादा होती है, बट द पर्सन इज चेंजिंग द पोजीशन सडनली, सुपाइन में से सीधा सिटिंग हो गया या तो स्टैंडिंग हो गया, फिर से और ज्यादा पेशेंट को डिफिकल्टी होगी। सो सेम लाइक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, इसमें भी सुपाइन में से स्टैंडिंग में जाने वक्त जब अचानक से बॉडी लाइक पोजीशन चेंज होती है तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। सेम डिज्निया तो है, बट शायद समटाइम्स डिज्निया या तो फिर ऑर्थोपनिया होगा। सो ये चीज ध्यान रखो, बट होता क्यों है? चलो, व्हाट इज दिस रैशनल? यू हैव नॉट फाइंड इट आउट, क्यों होता है? ओके, आई एम गिविंग यू वन हिंट, जी सिम्टम भी लिखा है, उसकी वजह से ये सिम्टम लिखा है। जरूरी नहीं है सारे सिर्फ पेनक्रियाटाइटिस में, अगर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेनक्रियाटाइटिस हुआ है, या तो क्रोनिक हो गया है इसीलिए असाइटिस हुआ है, तो ही ये सिम्टम होगा, बाकी नहीं होगा। तो अब बोलो क्यों होता है ये? I have okay, have you ever seen a patient of ascites, liver failure वाले patient देखे ascites वाले? Yes or no? Online student, उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, क्यों? ओके, एक ये रीजन है। दूसरा बेसिक रीजन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मुझे समझाओ, कैसे होता है ब्रीथिंग, कैसे वर्क करता है? हाउ डू वी ब्रीथ? इनहेल एक्सेल कैसे करते हैं, किसकी वजह से करते हैं? डायरेक्टली लंग्स, मेन मसल। डायफ्राम। हाँ, तो क्या रिलेशन है इसमें, क्या होगा? इतने सारे मैंने हिंट दे दिए ना, जस्ट स्टॉर्म योर ब्रेन। શું થાય? પ્રોપર સમજાવો મને, ગુજરાતીમાં બોલો પણ મને સમજાવો, મને नहीं खबर पड़ती। चलो, असाइटिस बोल दिया मैंने, डायफ्राम दे दिया, अब तो बोलो कई बाजू दबा से? दिस इज एब्डोमेन, दिस इज thoracic cavity, बच्चे डायफ्राम છે। ओके, असाइटिस થયું છે તો डायफ्राम આમ જશે કે આમ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलो बोलो। ओके, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। असाइटिस है मतलब पेरिटोनियल कैविटी में पानी भर गया है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो गया है। हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। जब हम इनहेल करते हैं तब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम ऐसे डोम शेप का है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, तो लंग्स एक्सपांड होंगे, हम इनहेल करेंगे। फिर डायफ्राम रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट था तब स्ट्रेट हो गया, रिलैक्स हो गया तो वापस से डोम शेप में चला गया डायफ्राम, इसीलिए लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुए एंड हम एक्सेल करता है। बट ऑलरेडी पेशेंट को असाइटिस हो गया है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो गया है, डायफ्राम कैन नॉट कम बैक टू द एब्डोमिनल कैविटी, सो वो डोम शेप में ही रहेंगे, सो प्रॉपर एक्सपांशन होगा नहीं।
दैट इज वाई पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी ज्यादा होती है। एंड ये इसीलिए हुआ कि क्रोनिक हो गया था, फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो गया था, ये जॉन्डिस के सिम्टम्स, ascites के सिम्टम्स हुए, तभी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, और एल्स नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि सब पेशेंट क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में अफेक्ट करेंगे। अगर क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हुआ है, सो देयर विल बी नो ascites, नो जॉन्डिस, तो फिर फ्लूइड अक्यूमुलेशन होने वाला ही नहीं है। सीधा पेनक्रियास का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई लिंक नहीं है। और क्या मैंने असाइनमेंट दिया था दूसरा, कैफीन, हाँ वो अब बोलो मुझे। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है आगे, एंड जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी आगे की इंटरवेंशंस, उसमें भी मैंने वो रैशनल दे दिया, बट आपने कैच नहीं किया वो रैशनल। फाइंड इट आउट इन अ ब्रेक, फिर से ढूंढना। ओके, सो हम पेशेंट को सेम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि फैट एंड प्रोटीन इनटेक लिमिट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। एंड हाँ, हमने ऑलरेडी पहले पेशेंट को एनपीओ किया था, तो जब भी एनपीओ ब्रेक करते हैं, बॉवल साउंड अब अच्छे हो गए, सो एनपीओ ऑलवेज कैसे ब्रेक करना है, सिप्स ऑफ वाटर, क्लियर वाटर, देन फुल लिक्विड, सेमी सॉलिड, जब जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देना है। देन अल्कोहल, कैफिनेटेड बेवरेजेस, स्पाइसी सीजन फूड, वो सब कुछ अवॉइड करना होगा पेशेंट को। देन सप्लीमेंटल्स लेने होंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हमें देने पड़ेंगे बाहर से, बिकॉज अब उसका पेनक्रियाज नहीं काम कर रहा है। एंड अनदर रीजन, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी ब्लड में लीक होते हैं, इसीलिए वो इंक्रीज आते हैं। सो अब हमें बाहर से ही देना होगा। देन इंसुलिन या ओएचए देना है अगर हाइपरग्लाइसेमिया है तो, एंड हाइपोग्लाइसेमिया है तो फिर हमें डेक्स्ट्रोज या ग्लूकागोन देना पड़ेगा। देन मेडिसिन देंगे, ग्लूकोज का मैनेजमेंट करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। पेनक्रियाटाइटिस है ना कोई पेशेंट को, सो खास चीज आपको क्या देखनी है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग खास है। सो ये ध्यान रखना, हाइपो भी नहीं होना चाहिए, हाइपर भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, दे हैव नॉट मेंशन हियर बट क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिर हमने देखा इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, व्हाट इज दैट? ओके, बॉवल इरिटेट हो गया है, इसीलिए उसकी वजह से सिम्टम्स दिखेंगे। कैसे सिम्टम्स? क्रैम्पिंग, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, क्रैम्पिंग, कुछ भी होगा। मेन कॉज पता नहीं है, बट चांसेस है कि एनवायरमेंट की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल रीजन की वजह से, जेनेटिक वजह से, हार्मोनल की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इंटरवेंशंस क्या करेंगे? फाइबर रिच डाइट लेना है, 8 to 10, मतलब प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है पेशेंट को। इन जो भी पेशेंट सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहा है उसको ठीक करना है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो लेक्सेटिव देंगे, डायरिया है तो एंटी डायरियल। ओके, देन अनदर थिंग, अगर पेशेंट को पता है कि उसको इसकी वजह से होता है, तो वो चीजें अवॉइड करनी है। प्रोबायोटिक लेना अच्छी बात है, दैट इज गुड फॉर गट। अल्सरेटिव कोलाइटिस, व्हाट इज दैट? ओके, इट इज इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन्फ्लामेशन होगा साथ साथ में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्सरेशन। अल्सरेशंस भी होगा, यस। सो ये दोनों चीज देखने को मिलेगी। ओके, स्टार्ट कहाँ से होता है? नीचे से स्टार्ट होता है, सीकम से स्टार्ट होके, मतलब रेक्टम से स्टार्ट होके धीरे धीरे सीकम तक जाएगा, मतलब धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा। ओके, स्कार टिश्यू भी हो सकता है उसमें। हाँ, जब भी कोलाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली क्योर हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए रेमिशन पीरियड में होगा, या तो एक्सर्सर्बेशन। व्हाट इज रेमिशन एंड व्हाट इज एक्सर्सर्बेशन? यस, यस, वर्स्ट सिम्टम्स है, रेमिशन मतलब स्टेबल है पेशेंट। एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से क्या हो सकता है? वेस्कुलर कंजेशन हो सकता है, हेमरेज, एडिमा, अल्सरेशन इन द बॉवल म्यूकोसा। क्रोनिक की वजह से क्या हो सकता है? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होके फैट डिपोजिशन होगा, फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा, बॉवल वॉल थिक हो सकती है, शॉर्टनिंग एंड नैरोइंग हो सकता है। हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? ओके, हाँ, ओके, यस। एंड एब्डोमिनल पेन भी होगा, जैसे कि स्टमक अल्सर्स में, ड्यूडिनल अल्सर्स में भी पेन होता था, पेशेंट खाता था, तो इसमें भी पेन होगा, बिकॉज अल्सर्स तो है, जैसे ही फूड एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, पेशेंट विल एक्सपीरियंस द पेन।
इंटरवेंशंस क्या करेंगे, जब भी जीआई सिस्टम में कोई भी पर्सन एक्यूट फेज एक्यूट इन्फेक्शन एक्सपीरियंस करता है तो हम जीआई सिस्टम को रेस्ट कर देंगे, एनपीओई कर देंगे, आईवी से हम न्यूट्रिशन देंगे या पैरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। इसमें हम डायरेक्ट एनजीवी नहीं दे सकते, जेजुनोस्टोमी और ऐसा, बिकॉज इंटेस्टाइन में ही इन्फेक्शन है तो हम नहीं दे सकते। देन बॉवल मूवमेंट चेक करनी है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है या नहीं, क्रैम्पिंग है या नहीं। देन अगर स्टूल पास कर रहा है पेशेंट तो कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसा है, कलर कैसा है, ब्लड है या नहीं, ओडर है या नहीं, फाउल स्मेलिंग। देन उसकी कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटर करेंगे, हेमरेज होगा तो मेलिना प्रेजेंट होगा, इट इज नॉट रिटन दैट बट हमने देखा कि हेमरेज हो सकता है तो मेलिना होगा, हेमरेज है तो ब्लड वाइटल साइंस भी चेंज हो गया हेमरेज की वजह से, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, सो वाइटल साइंस मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट हो गया। परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस परफोरेशन के बाद पेरिटोनाइटिस वो हो सकते हैं तो उसके भी साइंस मॉनिटर करने हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड जैसे जैसे फिर पेशेंट स्टेबल हो जाता है कि हाँ अब ठीक होने रंग लगा है, एनपीओ रखा था, रेस्ट कर दिया, मेडिसिन भी दी हमने, एंटीबायोटिक सब कुछ दिया, अब धीरे धीरे पेशेंट रिकवर करेगा। सो हम पेशेंट को हम धीरे धीरे क्लियर फुल लिक्विड, सिप्स ऑफ वाटर, क्लियर लिक्विड, फुल लिक्विड, देन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। लो फाइबर डाइट देना है, जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उतना। एंड यस, पेशेंट को हम बोलेंगे कि जब भी एक्सर्सर्वेशन एपिसोड होता है, जब वर्स्ट सिम्टम्स होते हैं तब लो फाइबर डाइट लेना है। एंड हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन, आयरन सप्लीमेंट्स, वो सब कुछ लेना होगा पेशेंट को। गैस फॉर्मिंग फूड्स अवॉइड करने हैं एंड हाई फाइबर फूड्स भी अवॉइड करने हैं। हाई फाइबर किस में होंगे, व्हीट, ग्रेन्स, नट्स, रॉ फ्रूट्स, उसमें। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में न्यूट्रिशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा नहीं लिखा होगा कि हाई फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट, हाई फैट, लो फैट, आयरन रिच, आपको डिशेस के या वो जो आइटम है, फूड आइटम, उसके नाम लिखे होंगे, उस पर से आपको आइडेंटिफाई करना है ये हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन है, लो फाइबर, लो फैट, मतलब जो भी हम बोलते हैं वो आपको नेम से आइडेंटिफाई करना होगा। लाइक एग्जाम में ऐसा लिखा होगा, वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड व्हीट ग्रेन्स, so we should understand wheat grains are rich in fiber, that's why it has been instructed to avoid this food. So आपको food items लिखी हुई होगी majority of questions में। then smoking avoid करना है। okay, एक्टिविटी ऐसे प्लान करनी है कि जब रेस्ट पीरियड्स में बीच बीच में एक्टिविटी करनी है। एंड जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी है वो लेनी है। इन्फ्लामेशन हो गया है सो वी वांट टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, सो जो इम्यूनिटी सप्रेसर्स है, ऐसे मेडिकेशंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामाइंस ले सकते हैं इसमें। कैन वी गिव एंटीहिस्टामाइंस, यस और नो? इट इज नॉट मेंशन हियर बट कैन वी गिव एंटीहिस्टामाइंस? फार्माकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, टेल मी एंटीहिस्टामाइंस कब देते हैं हम? ओके, आपको जुकाम हो जाता है तो कोई लेता है लिवोसाइट्रिजिन और ऐसी कुछ मेडिसिन? व्हाट इज दैट? लिवोसाइट्रिजिन क्या है, क्यों लेते हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, why you are taking levocetirizine when you are experiencing cold? एंटीहिस्टामाइन इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है, सो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, तो इसमें भी हम ये दे सकते हैं बिकॉज स्टीरॉइड्स देने से इम्यूनिटी डाउन करके हम इन्फ्लामेशन कम कर रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स के भी सेम हमारा इफेक्ट, हमें क्या चाहिए कि इन्फ्लामेशन कम करें, सो एंटीहिस्टामाइंस भी दे सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, हमने बहुत ट्राई कर लिया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, फिर मेडिसिन देके, बट कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, सो इट इज बेटर टू रिमूव दैट डैमेज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। सो लेप्रोस्कोपिक भी की जा सकती है, आइडियली लेप्रोस्कोपिक ही डॉक्टर प्रीफर करेंगे, लीस्ट इन्वेजिव ही प्रीफर करेंगे। बट अगर ओबेस है क्लाइंट, पहले कुछ सर्जरी करवाई है, एडिशन हो गया है, तो फिर मेजर इंसिजन रख के ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। एंड सर्जरी में दो सर्जरी हमने देखे थे, फर्स्ट थी रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टोमी विथ इलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस। व्हाट इज दिस? इसमें क्या होता है? एक मात्र से रिमूवल ऑफ द कॉलम, मोस्ट ऑफ द पार्ट उन्होंने અને એક પાઉચમાં સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન અને એના પાર્ટનું પાઉચ
ઇન્ટરનલ પાઉચ આપણે મતલબ ક્રિએટ કરી क्रिएट कर रहे हैं. અને તમે આપણે હાફ ટાઈમ માટે ક્રિએટ કરીએ છીએ કેમ કે જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એ ઇલેક્ટ્રોમીમાંથી નીકળે અને બીજા સ્ટેજમાં આપણે જે પાઉચ છે એને આપણે ઇલેક્ટ્રોમી આપણે કાઢી નાખીએ છીએ અને જે પાઉચ છે એને ફરીથી એના સાથે અટેચ કરીએ છીએ જેનાથી આપણે નોર્મલ સ્કૂલ પાસ કરી શકીએ. Okay, online students, tell me. Online students, what do you mean by RBC, IPAA? ટુ સ્ટેજ પ્રોસીજર છે. એમાં સૌથી પહેલા આપણે કોલન અને રેક્ટમ રિમૂવ કરીશું અને એનસને ઇન્ટેક રાખીશું. દેન ઇન્ટરનલ પાઉચ છે એ ક્રિએટેડ કરીશું ટેમ્પરરી ઇન્જેસ્ટોમી દ્વારા, જેના લીધે આપણે સ્કિન ઇન્સિઝન નહીં કરવું પડે અને પાઉચમાં એ હીલિંગ અલાઉ કરશે. Okay, second surgery. उसमें क्या करेंगे? सेकेंड टाइम सर्जरी कर रहे हैं. જે ઇન્જેસ્ટોમી છે આપણે ક્લોઝ કરી દઈશું. क्लोज. दो स्टेप में सर्जरी कर रहे हैं. पहली सर्जरी में डॉक्टर ने क्या किया? टेम्पररी ओपनिंग भी क्रिएट किया, रेक्टम एंड कोलन निकाल दिया, एनस था, एनल कैनल एंड एनस था. फिर पाउच क्रिएट कर दिया डॉक्टर ने कि जो जस्ट लाइक स्टोरेज ऑफ स्टूल के लिए है, बट उसको हील होने देने के लिए डॉक्टर ने वो इलियोस्टोमी क्रिएट किया है, नॉट कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी क्रिएट किया है. सो वहां से पेशेंट डेफिकेट करेगा. आफ्टर 1 to 2 months तब तक वो पाउच भी हील हो गया है. पाउच कनेक्टेड ही है एनस के साथ. इट इज नॉट कनेक्टेड इन सेकेंड प्रोसीजर. ऑलरेडी कनेक्ट किया जाता है, बट उसको हील होने के लिए हमने टाइम दिया था, तो स्टूल वहां तक जाएगा ही नहीं. हमने तो पहले ही ओपनिंग क्रिएट कर दिया, तो स्टूल वहां से निकल जाएगा, पाउच तक पहुंचने की बारी ही नहीं आएगी. बट आफ्टर 1 to 2 months अब एनास्टोमोसिस किया हुआ, वो पाउच बना हुआ हील हो गया है. सो सेकेंड सर्जरी की जाएगी, उसमें क्लोज कर देंगे इलियोस्टोमी. तो अब स्टूल सीधा वहां से निकलेगा, जो पाउच क्रिएट किया है एनस के साथ, एनास्टोमोस किया है, वहां से स्टूल पास कर पाएगा पेशेंट. सेकेंड सर्जरी हमने देखी थी टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विथ परमानेंट इलियोस्टोमी. उसमें क्या करेंगे? हाँ, सब कुछ रिमूव कर रहे हैं, रेक्टम, एनस, एनल कैनल, पार्ट ऑफ कोलोन सब रिमूव कर दिया. अब पेशेंट को परमानेंटली इलियोस्टोमी से ही स्टूल पास करना है. फिर हमने उसके देखे प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन. प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस आर सो कॉमन. इन्फॉर्म कंसर्न, ओस्टोमल थेरापिस्ट को हम बुलाएंगे, वो देखेंगे कहाँ पर कर सकते हैं. पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन हम प्री ऑपरेटिव फेज में देंगे कि सर्जरी के बाद आपके पास इतनी ट्यूबिंग्स होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा. सो डोंट गेट पैनिक. इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कैसे यूज करना है, वो सब कुछ. अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ मेजर सर्जरी है तो पीसीए पंप यूज करना है, तो पीसीए पंप कैसे यूज करना है वो भी आप सब कुछ पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन जो भी करने वाले हो, इंटरवेंशन करने वाले हो, वो प्री ऑपरेटिव फेज में आप दे दोगे. अगर पेशेंट को लाइक बॉडी में चेंजेस की वजह से कंसर्न हो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल में एक पेशेंट है ऑलरेडी जिसने ओस्टोमी करवाया हुआ है, ओपनिंग करवाया हुआ है, तो अगर वो पेशेंट रेडी है टू मीट अनदर पर्सन, तो आप दोनों की मीटिंग करवा सकते हो. जो उनको जो भी बात करनी होगी, क्वेश्चंस करने होंगे, वो कर सकते हैं. बट फॉर दैट यू हैव टू आस्क दैट पेशेंट फर्स्ट whether you are ready to share the information or not. वो पेशेंट बोले कि मुझे किसी से नहीं मिल रहा है, तो you cannot do that. Then yes, vital signs monitoring, वो सब मतलब जो प्री ऑपरेटिव है, पेशेंट प्रिपरेशन, बॉवल प्रिपरेशन, सब कुछ आपको करना होगा. दैट इज जनरल इंटरवेंशन. पोस्ट ऑपरेटिवली वाइटल साइंस इंपॉर्टेंट है. एंड ओस्टोमी में सबसे खास ध्यान रखना है कि अगर आप ओटी में से लेने जा रहे हो पेशेंट को, आइडियली पाउच लगाया हुआ होता ओटी में से, बट व्हाट इफ पाउच इज नॉट देयर, तो क्या करोगे? पेट्रोलियम गॉस, पेट्रोलियम जेली वाला गॉस करके हमें कवर कर देना है. एंड क्यों कवर करना है? इससे ड्राई आउट ना हो जाए, वेट रहे. एंड एज सून एज पॉसिबल हमें वो पाउच मंगवा कर लगाना है. दिस इज नॉट परमानेंट. ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए हम रख सकते हैं, नो. एज सून एज पॉसिबल हमें वो पाउच लगाना है, बट जब तक नहीं आ जाता तब तक हम खुला भी नहीं छोड़ सकते. एंड जब 1/3 पाउच फुल हो जाए तब उसको निकालना है. स्किन केयर करोगे. ओस्टोमी का कलर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ ओस्टोमी? ओके, पिंक, ब्राइट रेड, बीफी रेड, इन शॉर्ट पिंक एंड रेड कलर है. कोई भी ऐसे शेड्स में बोल रहे हैं आपको, दैट इज completely normal. It indicates good vascularity. What are the abnormal colors then?
purple, Online students, Green, blue, Purple, black. ओके, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, साइनोस, ये सारे कलर एबनॉर्मल है, बट दिस इंडिकेट्स इम्पेयर्ड सर्कुलेशन एंड नेक्रोस हो गया है, मतलब इसीलिए साइनोस हो गया है. सो ये उसका इंडिकेशन है. एंड पेल कलर है, पेल पिंक लिखा है या तो सिंपली पेल लिखा है, बट पेल है. पेल इंडिकेट्स इनएडिक्वेट ब्लड सर्कुलेशन, या तो ब्लीडिंग हो रहा है या ब्लड लॉस की वजह से सर्कुलेशन में ही ब्लड नहीं है, बट कुछ भी वजह से पेल हो गया है, बिकॉज वहां पर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है. एंड इट शुड बी मॉइस्ट नॉट ड्राई. ड्राई नहीं होना चाहिए स्टोमा, मॉइस्ट होना चाहिए. फिर स्टूल की बारी आई. नॉर्मल स्टूल कैसा होता है आफ्टर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिवली, कैसा होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज में कैसा होता है? liquid, Liquid. फिर धीरे धीरे स्टूल की कंसिस्टेंसी चेंज होगी, बट दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन. अगर इलियोस्टोमी है तो आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव लेट फेज में भी कैसा स्टूल होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट, liquid ही होगा. लिक्विड ही होगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन. व्हाट अबाउट असेंडिंग कोलन? Liquid, लिक्विड ही है, ओके. डिसेंडिंग कॉलम? normal, नॉर्मल. आई हैव आस्क्ड डिसेंडिंग, એટલે જ મેં સીધું સ્કીપ કર્યું. એન્ડ ટ્રાન્સવર્સ કોલમ? semi-solid, सेमी सॉलिड. सो ये चीज ध्यान रखना है. ओके, पाउच सिस्टम चेक करोगे लीकेज है या नहीं. देन फीकल मैटर स्किन पर नहीं आना चाहिए अगर लिक्विड स्टूल पर्सन है, बिकॉज ये सर्जरी में इलियोस्टोमी होता है. सो लिक्विड स्टूल ही होगा. जो भी पर्सन को लिक्विड स्टूल है, मतलब इलियोस्टोमी एंड असेंडिंग कोलन में अब हम ओस्टोमी कर रहे हैं, तो उसमें पेशेंट को डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चांसेस ज्यादा है. एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स देंगे. पेशेंट को बोलना है गैस फॉर्मिंग फूड अवॉइड करे. एंड स्टोमा की केयर कैसे करनी है वो सब हमने ऑलरेडी स्टडी किया है. पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बैग कैसे चेंज करनी है, कब क्लीन करनी है, वो सब हमने देखा था. सो वो सारी चीज पेशेंट को ध्यान रखनी होगी. व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? यस, नॉट ओनली पर्पल ब्लैक, बहुत सारे हैं, ग्रीन, ब्लू, साइनोस, ऐसा कुछ भी लिखा है. दिस इंडिकेट्स कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन एंड पेशेंट पीएचसीपी को इमीडिएटली नोटिफाई करना होगा. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Any questions? Let's take a short break of 10 minutes and you have to find it out. Why you cannot advise the patient to take caffeinated beverages, spicy and alcohol? वो सब क्यों नहीं ले सकता? Alcohol तो चलो समझते हैं, that is not good for the health. But क्यों नहीं ले सकता? Caffeinated, high spicy and वो सब क्यों नहीं ले सकता? वो आप find out करो. You have not find it out? pancreas को कैफीन stimulate जैसे करती है. Okay, एक जन बोलो. Yes, speak it up. Himanshi, you were speaking something. Speak it up. पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन और पेन इंक्रीज होगा. ओके, तो डायरेक्टली कैसे पेनक्रियास स्टिमुलेट हो जाएगा वो खाने से? वन स्टेप इज मिसिंग. कैफिनेटेड, स्पाइसी फूड, सीजन फूड, चॉकलेट, सिट्रस, टोमेटो, वो सब, ये सारी चीजें गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इंक्रीज करती है. गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होगा तभी पेनक्रियाटिक एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम, इंटेस्टिनल एंजाइम सिक्रीट होता है. एंड वी डोंट वांट कि पेनक्रियाटिक एंजाइम ज्यादा सिक्रीट हो, उसकी एक्टिविटी को हमें रेस्ट करवाना है. इसीलिए ऐसी सारी चीज अवॉइड करनी है कि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करे. सो अगर वो ही सिक्रीट नहीं होगा तो पेनक्रियाटिक एंजाइम भी सिक्रीट नहीं होंगे. गॉट इट? यस मैम. Okay, so let's study about Crohn's disease.
व्हाट इज Crohn's disease? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? पहले पढ़ा है, स्टडी किया है Crohn's disease क्या है? व्हाट इज द Crohn's disease? क्या है Crohn's disease? ओके, लेट्स स्टडी। नाम याद रखना, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आए तो पता चलना चाहिए कि ये क्या, कौन से डिजीज की बात कर रहे हैं। सो Crohn's disease is an inflammatory disease that can occur anywhere in the GI tract, but most often it affects the terminal ileum and leads to thickening and scarring, a narrowed lumen, fistula, ulceration and abscess। ये सारी चीजें होती है। एक inflammatory disease है, GI ट्रैक्ट में कहीं पे भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। होता क्या है इसमें? ठीक हो जाता है। लेट मी शो यू दिस फिगर। ये नॉर्मल कोलॉन है, देखो ये नॉर्मल कोलॉन है। कैसा है आपको दिख रहा है? यहाँ पर विलाइज होती है, बट ये नॉर्मल कोलॉन है। उसके बाद ये इसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो कोलॉन हो गया थिक। यू कैन सी हियर, ये पूरा थिक हो गया है। ये वॉल, थिकनिंग ऑफ द कोलॉन वॉल, ये पूरी दोनों साइड से थिक हो गया। थिकनिंग होके वो स्कार टिश्यू बन जाएगा, मतलब अब वहां पर विलाइज नहीं रहेगी, वो स्कारिंग फॉर्मेशन हो गया, इलास्टिक भी नहीं रहेगा, सो नो एब्जॉर्प्शन, कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एंड नैरोड ल्यूमेन, अब ये ठीक हो जाएगा तो ल्यूमेन ल्यूमेन एकदम नैरो हो जाएगा, जगह ही नहीं बचेगी। इंटेस्टाइन ऐसा था, ऐसा नॉर्मल था, उसकी वजह से ठीक होके ऐसा हो गया, सो नैरोइंग हो जाएगा। फिस्टुला फॉर्मेशन भी होगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है एक फिशर जैसे ओपनिंग। सो फिस्टुला मतलब कोई दो ऑर्गन्स एबनॉर्मली कनेक्टेड हो जाएंगे, सो देयर विल बी फिस्टुला फॉर्मेशन। एंड अल्सरेशंस होंगे, बिकॉज वहां पर बीच बीच में अल्सर्स होगी। एप्सिस, पर्स फॉर्मेशन भी होगा। एंड पूरी इंटेस्टाइन ऐसे, अगर आप रियल इमेजेस देखोगे, इफ यू गूगल इट Crohn's डिजीज ऐसे करके, रियल इंटेस्टाइन जब कोलोनोस्कोपी करते हैं तब कैसे रियल दिखती है, तब उसमें देखोगे ना तो इंटेस्टाइन पर ऐसे गोल 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 बबल्स जैसा कैसा हो गया था, कोबल स्टोनिंग, वैसे इंटेस्टाइन पूरी वैसी दिखती है, स्मूथ नहीं दिखेगी। सो दिस आर द चेंजेस। थिक हो जाती है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है, अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, अंदर पूरा कॉबल स्टोनिंग हो जाता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से वो नैरो हो जाएगी। एंड अगर बाहर से देखे, एक चीज इसमें नहीं लिखी है, इट इज नॉट रिटन देयर, फैट डिपोजिशन भी हो जाता है। बाहर से हम देखें, अगर ये इंटेस्टाइन अगर हम बाहर से देखें, लेप्रोस्कोपिक व्यू से देखें डायरेक्ट, सो यहाँ पर पूरा येलो येलो दिख जाएगा बाहर से, पूरा फैट डिपोजिशन हो जाता है इंटेस्टाइन पर। सो बाहर से जितनी भी अफेक्टेड इंटेस्टाइन होगी, बाहर से पूरा येलो दिखेगा, अक्यूमुलेशन ऑफ द फैट। सो ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा होता है Crohn's disease में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेमिशन एंड एक्सर्सरबेशन। Crohn's disease कैसा है कि एक क्रोनिक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि Crohn's disease हुआ फिर ठीक हो गया। पेशेंट हैज टू स्टे विद इट। वो या तो रेमिशन पीरियड में रहेगा या तो एक्सर्सरबेशन, मतलब पेशेंट अगर प्रॉपर डाइट का ध्यान रखेगा, मेडिसिन अगर ध्यान रखेगा, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, तो रेमिशन पीरियड में रहेगा, स्टेबल रहेगा। एंड समटाइम्स अगर उसने कुछ खाने पीने में ध्यान नहीं रखा तो एक्सर्सरबेशन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे अगर कोई पर्सन को Crohn's disease है? तो पेशेंट को फीवर होगा इन्फ्लामेशन की वजह से, क्रैम्प लाइक एंड कोलिकी पेन आफ्टर मील्स, पेशेंट को चूंक आएगी, कोलिकी पेन होगा आफ्टर मील्स। पेशेंट मील लेगा, जैसे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ये पेन स्टार्ट हो जाएगा। डायरिया होगा, सेमी सॉलिड होगा, मतलब कंप्लीटली वाटरी भी नहीं, सेमी सॉलिड हो सकता है, विच मे कंटेन म्यूकस पस, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल बिकॉज एब्सेस था, सो म्यूकस पस हो सकता है। अल्सर्स की वजह से ब्लड भी हो सकता है। ओके, अदर साइन एंड सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्टेंशन होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। जीआई सिस्टम हमें सिर्फ सम टाइम के लिए कुछ, हमें समटाइम्स कुछ अजीब फील होता है तो भी हमें खाने की इच्छा नहीं होती। सो अगर डिजीज हो जाएगा जीआई ट्रैक्ट का तो पर्सन को एनोरेक्सिया फॉर श्योर होगा। तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस होगा, बिकॉज पेशेंट कैन नॉट absorb the nutrients from the food. अनीमिया होगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ डायरिया, दो इट इज सेमी सॉलिड पर वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू नॉर्मल स्टूल। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, माल न्यूट्रिशन मे बी वर्स देन सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में माल न्यूट्रिशन होता था, इससे भी ज्यादा माल न्यूट्रिशन होगा इसमें। सो उसकी इंटरवेंशन क्या करी जा सकती है?
care is similar to that for the client with ulcerative colitis. Ulcerative colitis में जो हम care करते थे वो भी care similar करनी है. However, surgery may be necessary but is avoided for as long as possible because recurrence of this disease process in the same region is likely to occur. सर्जरी हम कर सकते हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने देखा कि उतना पोर्शन रिमूव करके इलियोस्टोमी कर रहे थे. अवसर भाई, अवसर भाई, अवसर भाई, आवाज धीमो करो. सर्जरी हम कर सकते हैं बट डॉक्टर जितना बने ना उतना सर्जरी अवॉइड करते हैं. सर्जरी करने का भी कोई फायदा नहीं है. इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, उसका जीन्स ही खराब है तो उसको क्रोन्स डिजीज होगा. अगर डॉक्टर रिमूव कर देंगे कुछ पोर्शन तो वहीं पर भी कुछ और पोर्शन में भी हो सकता है. सो कितना बार बार रिमूव करेंगे? सो जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे. अगर लास्ट में है कि अब पूरा डैमेज हो गया, कुछ नहीं हो रहा है तो ही रिमूव कर देंगे. कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर उसको नहीं रख सकते, तभी रिमूव करेंगे. बट फिर से होने के चांसेस है. Monitor for the sign and symptoms of peritonitis, bowel obstruction and nutritional and fluid imbalance. Yes, फिस्टुला फॉर्मेशन की वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है बिकॉज होल क्रिएट हो जाएगा. अल्सर्स की वजह से भी होल क्रिएट हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा. धीरे धीरे थिक होके म्यूकस प्लग होके पूरा ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है. दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस. न्यूट्रिशनल एंड फ्लूइड इम्बैलेंसेस हो सकते हैं. Early detection of the change in the client status will help to reduce the life-threatening complications. जितना अर्ली हमें पता चल जाएगा पेशेंट की बॉवल पैटर्न चेंज हुई, अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल आएगा तो हम अर्ली उसको डिटेक्ट कर देंगे, प्रॉपरली उसको पहले से ही मैनेज करेंगे, रेमिशन पीरियड में रखेंगे. अगर पेशेंट लेट हो जाएगा तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारी लाइफ थ्रेटनिंग है एंड इट कैन आल्सो लीड टू कैंसर. सो ये सारे प्रिवेंट करने के लिए हम पहले से अर्ली जितना पता चल जाए उतना अच्छा है. उसके सिम्टम्स तो जैसे ही वो डैमेज होगा स्टार्ट हो जाएंगे. Okay. So that was all about Crohn's disease. Next condition is appendicitis. What do you mean by appendicitis? Online students, this is so common, everyone knows. Inflammation of appendix. Inflammation of appendicitis. Description है inflammation of appendicitis. When the appendix become inflamed or infected, rupture may occur within a matter of hours, leading to peritonitis and sepsis. तो अगर एक बार अपेंडिक्स इन्फ्लाम्ड हो गया तो विद इन आवर्स वो रप्चर हो सकता है. रप्चर हो गया तो फिर पेरिटोनाइटिस, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, पेशेंट कैन डाई. सो इन्फ्लाम है अपेंडिसाइटिस की एक ही ट्रीटमेंट है, नो मेडिसिन, नथिंग, सीधा सर्जरी, बिकॉज वी कैन नॉट वेट. वो विद इन आवर्स के अंदर फट सकता है, सो उसमें वेट नहीं कर सकते. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? पेन इन द पेरिअम्बिलिकल एरिया एंड देन डिसेंड्स टू लोअर राइट क्वाड्रेंट, राइट साइड. सो जो कौन सा रीजन, इसको कौन सा रीजन बोलते हैं? लंबर एंड इलिया. ओके, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि राइट इलियाक रीजन में या तो 4 क्वाड्रेंट देखे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेशेंट को. सो स्टार्ट कहां से होगा? नेवल से, अम्बिलिकस से स्टार्ट होगा, पेरी अम्बिलिकल रीजन से धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाएगा, इलियाक रीजन की तरफ जाएगा. एब्डोमिनल पेन दैट इज मोस्ट इंटेंस एट मैकबर्निस पॉइंट. दिस इज अ क्लासिकल हॉलमार्क साइन. एपेंडिसाइटिस में मैकबर्निस पॉइंट पर बहुत ज्यादा पेन होता है. अब आपको पता कैसे चलेगा मैकबर्निस पॉइंट कहाँ पे है? How to identify where is the McBurney's point? आपके पास पेशेंट है, how you will identify where is the McBurney's point? हाँ बोलो, इमेज क्या है ना थी आपने बुक में? ओके, તમે લખ્યું હશે તો ખબર હશે. Online students, how to identify where is McBurney's point? चलो, you are so smart. बोलो. Online students, okay, let me show you. This is the image. अगर हम, आपके पास एक पेशेंट है, उसको आपने सुलाया हुआ है, अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो
ये अम्बिलिकस है, ये नेवल है। नेवल से इमेजिनरी लाइन, जो प्रोमिनेंट बोन होता है, जो हमारा इलियल, जो पेल्विस में जो इलियम होता है, वहां तक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें। सो ऐसे हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। यू कैन ड्रॉ दिस लाइन ऑन द राइट साइड बिकॉज अपेंडिक्स राइट साइड है। सो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है एंड उसके 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर देना है। लाइक दिस इज द अम्बिलिकस एंड ये जो हमारा ऐसे पेल्विस होता है ना, सो ये इलियम है, वहां पर हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। सब वो इमेजिनरी लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। सो 2 डॉट्स आपको प्लेस करने हैं ऐसे इमेजिनरी, आपको अज्यूम करना है कि दिस इक्वल, ऐसे अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो। सो ये नेवल से यहाँ तक का पूरा रीजन है, उसमें 2/3 पोजीशन पर ये 1 एंड 2/3, सो यहाँ पर होगा जो अपेंडिक्स है, दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन हियर। एंड अगर इलियम से देखें, सो ये 1 एंड यहाँ पर, सो 1/3, 3 में से फर्स्ट पार्ट है। सो फ्रॉम इलियम 1/3, 3 भाग हमने किए थे, उसमें से 1/3 फ्रॉम इलियम एंड 2/3 फ्रॉम अम्बिलिकस। सो ये उसके एग्जैक्ट लोकेशन है। आपको ये, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 2/3 फ्रॉम अम्बिलिकस, तो आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की अम्बिलिकस टू इलियम, फिर उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए। सो 2 पार्ट्स अगर आप स्किप करोगे, अम्बिलिकस से देख रहे हो तो 2 पार्ट्स आपको स्किप करने हैं एंड जो पॉइंट आ रहा है दैट इज मैकबर्नीस पॉइंट। एंड अगर इलियम से देख रहे हो तो एक ही पार्ट स्किप करना है एंड जो पॉइंट आएगा दैट इज मैकबर्नीस पॉइंट। यस, 1/3। सो इट इज शोन इन द फिगर। आप देखो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, देखो ये फर्स्ट लाइन है एंड ये सेकंड लाइन है। सो 1 2 एंड 3 पार्ट्स हो गए, राइट। ये अम्बिलिकस है एंड ये इलियल है, एंटीरियर इलियाक स्पाइन जो पेल्विस में होता है। सो 1 2 ये जो है वहां पर अपेंडिक्स है, सो दैट इज अवर मैकबर्नीस पॉइंट। और यहाँ से देखे तो 1 मैकबर्नीस पॉइंट। सो जो वो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं मैकबर्नीस पॉइंट एंड वहां पर सबसे ज्यादा पेन होगा बिकॉज अपेंडिक्स वहां पर है। रिबाउंड टेंडरनेस एंड एब्डोमिनल रिजिडिटी, छूने के बाद पेशेंट को पेन होगा। सो रिबाउंड टेंडरनेस, एब्डोमेन एकदम रिजिड हार्ड हो जाएगा, लो ग्रेड फीवर होगा, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यू टू इंफेक्शन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, क्लाइंट इन अ साइडलाइन पोजीशन विद एब्डोमिनल गार्डनिंग एंड लेग्स फ्लेक्स। अगर आपने अपेंडिसाइटिस के पेन एक्सपीरियंस करने वाला पेशेंट देखा होगा तो पेशेंट वो राइट साइड पोजीशन ले लेता है, पूरा एब्डोमेन ऐसे फ्लेक्स करके, नीज को चेस्ट पर करके, ऐसे पेशेंट इतना पेन एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि पेशेंट की पोजीशन ऐसे आ जाती है। इन शॉर्ट ऐसा बोले कि राइट लेटरल विथ फीटल पोजीशन, ऐसे पोजीशन में पेशेंट आ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन या तो डायरिया, कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स कुछ पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्स्टिपेशन, कुछ पेशेंट एक्सपीरियंस करेंगे डायरिया। ओके, सो दैट इज द साइन एंड सिम्टम्स। उसकी सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी। वी कैन नॉट मेडिकली मैनेज द अपेंडिसाइटिस, दवाई देके एंटीबायोटिक्स देके उसको मैनेज नहीं कर सकते। वी हैव टू इमीडिएटली डू द सर्जरी। सो सर्जरी है एपेंडेक्टोमी, मतलब रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। सो उसके प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस क्या लेंगे हम, लेट्स स्टडी। इन्फॉर्म कंसर्न्स नीड टू बी ऑब्टेन। यस, इसमें से आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास एक पेशेंट है, पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है एंड सडनली आपके पास पेशेंट आया है एंड यू हैव आइडेंटिफाइड दैट अपेंडिक्स हैज रप्चर्ड। कंसेंट साइन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सीधा सर्जरी स्टार्ट कर दोगे कि वेट करोगे कोई कंसेंट दे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके पास एक पेशेंट आया है अपेंडिसाइटिस की कंप्लेन लेके, आपने सीधा ईआर में उसको लिया एंड यू आइडेंटिफाइड द अपेंडिक्स हैज ऑलरेडी रप्चर्ड एंड फॉर एग्जाम्पल पेशेंट था अंडर 18, सो उसके पेरेंट्स की कंसेंट लगेगी, बट पेरेंट्स हैज नॉट अराइव, स्कूल में से डायरेक्ट उसको लेके आया, ऐसा कुछ है सिचुएशन, बट पेरेंट्स आर नॉट देयर। सो विल यू वेट टिल द पेरेंट्स अराइव और यू विल टेक द पर्सन टू द ओटी? सर्जरी करवाएं। यस, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें इमीडिएटली सर्जरी करनी है। और कंसेंट कौन सी ले लेंगे, बच्चे की ले लेंगे। वी कैन नॉट टेक कंसेंट ऑफ चाइल्ड हु इज अंडर 18, बट वी कैन नॉट वेट, वरना वो ऑलरेडी रप्चर हो गया है, पेशेंट कैन डाई। सो वो बच्चे की कंसेंट ले लेनी है एंड इमीडिएटली सर्जरी स्टार्ट कर देनी है। फिर पेरेंट्स आए, फिर प्रॉपर ऑफिशियल पेपर वर्क करेंगे, बट तब तक उसकी कंसेंट लेके सर्जरी स्टार्ट कर देनी है। सो जब भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है कि जिसमें पेशेंट की लाइफ बचानी है, सो इमीडिएटली सर्जरी करनी है। अगर पेशेंट, चलो ऐसी कुछ अलग सिचुएशन है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, उसका कोई रिलेटिव नहीं है एंड यू हैव टू डू द सर्जरी,
उसमें भी फिर सर्जरी कर लेंगे, पेपर वर्क बाद में करेंगे, बिकॉज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट। ओके, जब DNR हो तब लाइफ सेव करोगे? Whenever there is a DNR, will you try to save the life of patient? What is DNR? You have completed prioritization. Resuscitate. Do not resuscitate. मतलब पेशेंट ने एक ऐसा विल लिखाया है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो रिसक्सिटेट नहीं करना है, तो फिर DNR है और अगर पेशेंट को बचा लोगे तो फिर आपके ऊपर केस हो सकता है। अगर DNR है तो फिर पेशेंट को नहीं बचाना है। सो ये सारी सिचुएशंस याद रखनी है। सो इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए। अपेंडिसाइटिस है सिर्फ तो इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए। सर्जरी से पहले NPO करना होगा पेशेंट को। IV फ्लूइड्स देंगे टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉनिटर फॉर चेंजेस इन द लेवल ऑफ पेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? पेन का लेवल मॉनिटर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पेन? बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, एग्जैक्टली। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? If pain relieve થઈ જાય તો it's કે appendicitis rupture થઈ ગયું છે. रप्चर हो गया है। पेशेंट को देखो कितना सीवियर पेन हो रहा था अपेंडिसाइटिस में, एंड पेशेंट सडनली आपको बोल रहा है सिस्टर नाउ आई एम कंप्लीटली फाइन, अब मुझे पेन नहीं हो रहा है। सो दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन। रप्चर हो गया है, फट गया है, इसीलिए पेन सबसाइड हो गया है। वो टेम्पररी पीरियड के लिए बंद हो जाएगा, फिर जैसे जैसे पेरिटोनाइटिस बढ़ेगा पेन बढ़ेगा, बट अभी के लिए तो पेन बंद हो गया। सो सडनली पेन बंद हो गया, पेशेंट को रिलीव हो गया, मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन है। नाउ यू कैन नॉट वेट फॉर अ सेकेंड ऑल्सो, इमीडिएटली पर्सन की सर्जरी करनी पड़ेगी। सो दिस इंडिकेट्स परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर से क्वेश्चंस आएंगे। वी हैव टू मॉनिटर साइंस ऑफ रप्चर अपेंडिक्स एंड पेरिटोनाइटिस। अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगा तो पेरिटोनाइटिस होगा। Position the client in a right sideline or low to semi-fowler's position to promote comfort. पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए क्या करोगे? राइट साइडलाइन पोजीशन दोगे एंड लो सेमी फाउलर्स, मतलब हेड ऑफ द बेड एलिवेट तो करेंगे बट बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे थोड़ा एलिवेट करोगे तो ऐसे स्टमक एब्डोमेन ऐसे कंप्रेस होगा तो पेशेंट को रिलीफ फील होगा। मॉनिटर बॉबल साउंड्स, अप्लाई आइस पैक टू द एब्डोमेन फॉर 20 to 30 मिनट्स एवरी आवर इफ प्रिस्क्राइब्ड। यस, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन ऐसा हो गया है तो पेशेंट को आइस पैक अप्लाई करने के लिए बोलना है। एवरी आवर 20 to 30 मिनट्स के लिए आइस पैक रखना है, फिर निकाल देना है। कैन वी गिव हॉट एप्लीकेशन? व्हाई? यस, हॉट एप्लीकेशन नहीं दे सकते, सो गलती से भी हॉट एप्लीकेशन मत दे देना। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, प्री ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। अवॉइड लेक्सेटिव्स एंड एनिमा, लेक्सेटिव्स और एनिमा नहीं दे सकते वरना वो इमीडिएटली स्टूल पास करने के चक्कर में अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है। सो वो सारी चीजें अवॉइड करनी है, कुछ भी नहीं करना है। एंड दिस इज द रेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर, अवॉइड द एप्लीकेशन ऑफ हीट to the abdomen or client with appendicitis. Appendicitis में आप नहीं अप्लाई कर सकते हीट, because heat can rupture the appendix. हम ऐसा बोलते हैं कि हीट की वजह से अपेंडिक्स पक जाएगा, फट जाएगा, so leading to peritonitis and a life threatening condition. Peritonitis हो गया, so sepsis, septic shock, patient can die and we don't want to take a risk, so heat application नहीं कर सकते। So this is about pre-operative. Post-operative हम क्या कर सकते हैं? Monitor temperature and signs of infection. सर्जरी हो गई, अब टेम्परेचर देखना है इन्फेक्शन है कि नहीं। असेस द इंसिजन साइट फॉर द इन्फेक्शन सच एज रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। इन शॉर्ट रीडा स्कोर चेक करना है जहां पर भी हमने इंसिजन किया है। मेंटेन NPO स्टेटस अंटिल बॉवल फंक्शन हैज रिटर्न, बॉवल फंक्शन नहीं आ जाता तब तक NPO करेंगे। एडवांस द डाइट ग्रेजुअली एज टॉलरेटेड व्हेन बॉवल साउंड्स रिटर्न, फ्रॉम सिप्स ऑफ वाटर टू क्लियर लिक्विड, फुल लिक्विड, सेमी सॉलिड, ऐसे धीरे धीरे। If rupture of the appendix occurred, expect a drain to be inserted or the incision may be left open to heal from the inside out. Yes, ये दो अलग अलग सिनारियो है। अगर सिर्फ अपेंडिसाइटिस था एंड हमने सर्जरी किया है अपेंडेक्टोमी, सो सिर्फ एक लेप्रोस्कोपिक इंसिजन होगा, अपेंडिक्स रिमूव कर देंगे, उसके ऊपर ड्रेसिंग होगा, दैट्स इट। बट व्हाट इफ पेशेंट को रप्चर हो गया था अपेंडिसाइटिस, तो रप्चर होने के बाद पेरिटोनाइटिस होगा, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? आफ्टर अपेंडेक्टोमी एक ड्रेन भी लगी हुई होगी, सो ड्रेन प्रेजेंट हो। एपेंडेक्टोमी में ड्रेन प्रेजेंट हो तो समझ जाना है कि पेशेंट को रप्चर हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने ड्रेन रखी है, वरना ड्रेन रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर रप्चर हुआ होगा तो ड्रेन रखेंगे, एंड समटाइम्स ड्रेन की बजाय ओपन भी रखते हैं कि वो हील हो जाए। हमने
हीलिंग में देखा था इंटेक्यूमेट्री में कि कुछ इंसिजन्स ऐसे होते हैं कि ओपन रखते हैं रेगुलर ड्रेसिंग करने के लिए, डेब्रिटमेंट करने के लिए, फिर उसको फर्स्ट डिग्री से हम इसको सूचर से के क्लोज करते हैं फर्स्ट इंटेंशन से, थर्ड इंटेंशन में ओपन रखते थे. So next है okay, expect that drainage from the drain may be profuse for first 12 hours. First 12 hours after surgery जो ड्रेनेज निकल रहा है ड्रेन के अंदर वो बहुत ज्यादा होगा. Position the client in right sideline or low semifowler's position with leg flex to facilitate the drainage. Patient को कौन सी पोजीशन देनी है? पोस्ट ऑपरेटिव एपेंडेक्टोमी पोजीशन कौन सी है? प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव सेम. सो पेशेंट को राइट साइड लाइन, लो सेमीफाउलर्स, लेग फ्लेक्स करके देंगे, सो वो कंट्रैक्शन होगा, तो उसकी वजह से ड्रेनेज फैसिलिटेट होगा. चेंज द ड्रेसिंग एज प्रिस्क्राइब्ड एंड रिकॉर्ड द टाइप एंड अमाउंट ऑफ ड्रेनेज. ड्रेसिंग रेगुलरली चेंज करना है, ड्रेसिंग करना है. जब ड्रेसिंग चेंज कर रहे होते हो तो कौन सा ड्रेनेज निकल रहा है, कैसा अमाउंट है, वो चेक करना है. सीरस, सीरोसेंग्विनियस, हेमरेजिक, देन सेंग्विनियस है, प्लूरुलेंट है, कौन सा ड्रेनेज है वो इंपॉर्टेंट है. परफॉर्म वुंड इरिगेशन इफ प्रिस्क्राइब. वुंड इरिगेशन करने के लिए बोला है, अगर ओपन है तो वुंड इरिगेशन भी होता है तो वो करना पड़ेगा. मेंटेन एनजी सक्शन एंड पेटेंसी ऑफ एनजी ट्यूब इफ प्रेजेंट. अगर परफोरेट हो गया होगा ना तो ड्रेन के साथ साथ एनजी ट्यूब भी रखी होगी, सो कंटिन्यूअस एनजी सक्शनिंग होगा, तो वो हमें मेंटेन करना है. एनजी ट्यूब की पेटेंसी मेंटेन करनी है. इरिगेशन देन क्लैंपिंग और डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उसकी पेटेंसी मेंटेन रखनी है. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक्स आफ्टर सर्जरी. Help the client to get out of the bed few hours after surgery to help prevent respiratory complications such as atelectasis. What is atelectasis? What is atelectasis? What is atelectasis? Old students नहीं होंगे शायद, आप में से किसी ने स्टडी नहीं किया. रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर सर्जरी. एफओएन जिसने स्टडी किया होगा उसको पता होगा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस. हमने स्टडी किया था पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर चैप्टर एफओएन, उसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, एटिलेक्टेसिस, न्यूमोनिया सब स्टडी किया था. टू प्रिवेंट द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, डीप ब्रीथिंग, कॉफिंग एक्सरसाइज करवाते हैं टू प्रिवेंट न्यूमोनिया एंड एटिलेक्टेसिस. टू प्रिवेंट डीवीटी एम्बुलेशन करवाते हैं. व्हाट इज एटिलेक्टेसिस? कहाँ पर? दैट इज न्यूमोथोरेक्स. प्लूरल स्पेस में एयर अक्यूमुलेशन हो जाएगी, उसको न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे. Alveoli collapse. यस, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के अंदर एयर ही नहीं होगी, एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी, उसको हम एटिलेक्टेसिस बोलते हैं. सो ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए रेस्पिरेटरी लाइक पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल एम्बुलेशन करवाना है. रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करेंगे, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, डीप ब्रीथिंग इसीलिए करते हैं कि एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो जाए आफ्टर सर्जरी. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट post-operative management. Next condition is diverticulosis and diverticulitis. Both are similar but different. What do you mean by diverticulosis and diverticulitis? Any idea? Guesses? Diverticulosis तो ऐसा याद रखो कि डाइवर्जन. एंड आइटिस है, आइटिस से तो पता चल जाएगा. आइटिस मतलब inflammation. Inflammation. Okay. So let me explain you what is diverticulosis and diverticulitis. Diverticulosis मतलब जो नॉर्मल इंटेस्टाइन है, जो नॉर्मल इंटेस्टाइन से उसमें पाउच क्रिएट हो जाते हैं एक्स्ट्रा, बहुत सारे ऐसे पाउचेस क्रिएट हो जाएंगे, डाइवर्जन्स क्रिएट हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिक्यूलोसिस. डाइवर्जन्स क्रिएट हुए हैं. सो डाइवर्टिक्यूलोसिस इज आउट पाउचिंग, ऐसा याद रखना है. आउट पाउचिंग और हर्निएशन ऑफ द इंटेस्टिनल म्यूकोसा. नॉर्मल इंटेस्टाइन ऐसी होती है, राइट? सो अचानक से उसमें से आउट पाउचिंग ऐसे क्रिएट हो गया है ऐसे करके, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्टिक्यूलोसिस. अगर वो डाइवर्टिक्यूला है, वो जैसे प्रोट्रूजन हुआ है, उसके अंदर स्टूल फंस गया कि कुछ खाना फंस गया कि कुछ भी फंस गया, तो पड़े पड़े वहां पर इंफेक्शन हो जाएगा. सो अगर डाइवर्टिक्यूला इन्फ्लाम्ड हो जाए, इंफेक्शन हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्टिक्यूलाइटिस. So diverticulitis is the inflammation of one or more diverticula that occurs from the penetration of the fecal matter
थ्रू अ थिन वॉल डाइवर्टिक्यूला, जब फीकल मैटर स्टूल अंदर चला जाए। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं डाइवर्टिक्यूलाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डाइवर्टिक्यूलोसिस। डाइवर्टिक्यूलोसिस है तब तक ठीक है, बट अगर अंदर स्टूल फंस गया तो फिर डाइवर्टिक्यूलोसिस में से हो जाएगा डाइवर्टिक्यूलाइटिस। सो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डाइवर्टिक्यूलोसिस। सो ऐसा है, इट रिजल्ट्स इन द लोकल एब्सेस फॉर्मेशन एंड परफोरेशन। अगर डाइवर्टिक्यूलाइटिस हो गया तो फिर वहां पर पस फॉर्मेशन, यू कैन सी हियर एक इमेज है जिसमें दिख भी रहा है कि अंदर सब स्टूल अक्यूमुलेट हो गया है। देख, ये स्टूल है, ये सब स्टूल है, वहां पर अक्यूमुलेट हो गया है। सो पूरा रेड रेड हो गया, इंफ्लाम। अब इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर पस फॉर्मेशन हो सकता है एंड वो परफोरेट भी हो सकता है इन्फ्लामेशन की वजह से। एंड फिर परफोरेशन हो गया तो पेरिटोनाइटिस, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक। ओके, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, एब्डोमिनल पेन दैट इंक्रीजेस विद कॉफिंग, स्ट्रेनिंग, लिफ्टिंग। नीचे लेफ्ट साइड लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा, बिकॉज इंटेस्टाइन वैसी है तो नीचे से स्टार्ट होगा, तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा। जब पेशेंट कॉफ करेगा, स्ट्रेन करेगा, कुछ लिफ्ट करेगा तो पेशेंट ज्यादा बढ़ेगा, पेन ज्यादा बढ़ेगा। एलिवेटेड टेम्परेचर, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, फ्लैक्चुलेंस होगा, मतलब गैस पास करेगा पेशेंट। सो फ्लैक्चुलेंस होगा, क्रैम्प लाइक पेन आएगा पेशेंट को, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस होगा, पाल्पेबल टेंडर रेक्टल मासेस में भी प्रेजेंट। अगर आप पाल्पेशन करोगे तो आपको वो जो डाइवर्टिक्यूला हुए हैं वो आप पाल्पेट कर पाओगे, टेंडर गोल गोल मास आपको फील होंगे जैसे ही आप छुओगे। यस, अब हम जब रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तब जब हम पाल्पेट करेंगे सो वो जो डाइवर्टिक्यूला है वो एकदम टेंडर होगा, पेशेंट को पेन होगा। ब्लड इन स्टूल्स विल बी प्रेजेंट, सो ब्लड इन स्टूल भी होगा। ओके, इंटरवेंशंस क्या करेंगे? प्रोवाइड रेस्ट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज। जब डाइवर्टिक्यूला हुआ है रेस्ट प्रोवाइड करना है। इसका डाइट ध्यान रखना है, इसका डाइट थोड़ा अलग है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। मेंटेन एनपीओ स्टेटस और प्रोवाइड क्लियर लिक्विड ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ प्रिस्क्राइब। जीआई सिस्टम में कभी भी इंफेक्शन हो, रेस्ट करने के लिए एनपीओ ही करा जाता है, सो ये ध्यान रखना है। एंड जैसे जैसे धीरे धीरे या तो एनपीओ करना है या तो सिर्फ पानी देना है, क्लियर लिक्विड, फुल लिक्विड भी नहीं, क्लियर लिक्विड डाइट देना है। When the diverticulitis is active, provide a low fiber diet. When the inflammation resolves, provide a high fiber diet. So ये चीज याद रखना है, जब पेशेंट को इन्फ्लामेशन, एक्टिव इन्फ्लामेशन है तो लो फाइबर डाइट देना है, एंड जब इन्फ्लामेशन रिजॉल्व हो जाए तब हाई फाइबर देना है। क्यों? Find it out. Why you have to provide low fiber diet during active phase, and जब resolve हो जाए inflammation तब हम high fiber दे सकते हैं। Administer antibiotics, analgesics, anticholinergics to reduce the bowel spasm as prescribed. जे તમે rational આપ્યું એ, because एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करेगा? बॉवेल को रेस्ट करवाएगा, जो मसल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, पूरी बॉडी ड्राई आउट हो जाती है, एंड वी डोंट वांट कि अभी वो एक्टिव रहे। सो एंटीकोलिनर्जिक्स अब दे सकते हैं कि उसको आराम मिले। एनाल्जेसिक देंगे पेन के लिए, एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर इन्फेक्शन। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिफ्रेन फ्रॉम लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग, कॉफिंग एंड बेंडिंग to avoid increase intra-abdominal pressure and to avoid wearing tight restrictive clothes. ऐसी कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है कि जिससे अंदर इंट्रा-abdominal प्रेशर इंक्रीज हो। लिफ्टिंग आ गया, स्ट्रेनिंग आ गया, कॉफिंग आ गया, सब कुछ उसमें आ गया। मॉनिटर फॉर परफोरेशन, परफोरेशन हो जाएगा तो पेरिटोनाइटिस होगा, हेमरेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकता है, एब्सेस भी हो सकता है, तो सारी चीजें मॉनिटर करनी है। एब्डोमिनल एक्सरेज मे बी डन टू इवेल्युएट फॉर द फ्री एयर एंड फ्लूइड इंडिकेटिंग परफोरेशन। अगर परफोरेट हो गया होगा और हम एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में पता चल जाएगा कि इंटेस्टाइन से बाहर एयर या फ्लूइड है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो परफोरेशन हो गया है, लीक हो गया है, या तो एयर या तो फ्लूइड। Instruct the client to increase the fluid intake 2.5 to 3 liters daily unless contraindicated. पेशेंट को बोलना है कि अगर एनपीओ नहीं किया है, लिक्विड ले रहा है, तो पेशेंट को बोलना है 2.5 to 3 लीटर्स पानी लेना है। अगर उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं, उसको कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इतना पानी उसको लेना होगा। Instruct the client to eat a soft high fiber food such as whole grain. किसमें high fiber है? Whole grains. The client should avoid high fiber food when inflammation occurs because this is इसमें दे दिया है, because this food will irritate the mucosa further. That is why during active phase we cannot give high fiber food. उसमें low fiber देना है, resolve हो जाए फिर हम high fiber food दे सकते हैं।
Okay. Instruct the client to avoid gas-forming food or foods containing indigestible roughage, seeds, nuts, or popcorns because these food or substances become trapped in the diverticula and causes the inflammation. Gas-forming food नहीं लेना because उससे ज्यादा फिर ब्लॉटिंग हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा. या तो कुछ ऐसे फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, जैसा खाएगा वैसा ही निकल जाता है. लाइक रफेजिस है. रफेजिस मतलब क्या, किसी को आइडिया है? एनी आइडिया? मैंने नहीं सुना कि इंडिया में ऐसा कुछ खाते हैं, बट जो ग्रेन्स के ऊपर का जो कवरिंग निकलता है ना, आपने देखा होगा वीट के ऊपर के, राइस के ऊपर एक कवरिंग आता है जिसको हम ब्रान बोलते हैं. तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो ब्रान को लाइक प्रोसेस करके वो लोग खाते हैं. डायरेक्टली वो ब्रान बोलते हैं या तो रफेजिस बोलते हैं. सो वो लोग खाते हैं ऐसी चीजें. व्हाई आई डोंट नो. सो ऐसा कुछ नहीं लेना है. सीड्स भी नहीं लेना है, पॉपकॉर्न, नट्स, बिकॉज ये सारी चीजें ट्रैप हो सकती है. सो ये सब अवॉइड करना है, और ट्रैप हो जाएगी तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंज्यूम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रान डेली to the bulk forming laxatives and to increase the stool mass. High fiber ब्रान में फाइबर बहुत ज्यादा होता है. अगर स्टेबल है तो पेशेंट को हाई फाइबर डाइट लेना है. ब्रान में फाइबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे बल्क फॉर्म होगा एंड इट वर्क्स एज अ लैक्सेटिव. सो रफेजिस इज अ प्रोसेस काइंड ऑफ, ऐसा होता है. बट ब्रान, उसकी जो पीलिंग है सीधा उसको ग्राइंड कर देंगे. इन इंडिया वी यूज टू मेक इट टू द कैटल्स को खिलाते हैं. बट आप अगर देखोगे तो पैकेज फूड में भी मिलता है स्पेशल ब्रान. एंड अगर वो ब्रान 1 स्पून ऑफ ब्रान पेशेंट डेली खाएगा ना, तो दिस इज अ रिच इन फाइबर, सो बल्क ज्यादा होगा स्टूल का. और क्यों ऐसा ज्यादा होता है, मास इंक्रीज क्यों करना होता है? ट्रैप होने के रिस्क कम हो जाएंगे. यस, अगर बहुत बड़ा बल्क होगा सो पूरा बल्क निकल जाएगा, ट्रैप नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई इट इज इंडिकेटेड. Instruct the importance of avoiding the use of laxative and enema unless prescribed. ब्रान और वो सब पेशेंट ले सकता है, इट वर्क्स एज अ लैक्सेटिव, बट पेशेंट को बोलना है जब तक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ना करे तब लैक्सेटिव एंड एनिमा नहीं लेना है, खुद से नहीं करना है. इन शॉर्ट, सर्जरी कर सकते हैं. सर्जरी में क्या करना है, वो जो डाइवर्टिक्यूला हो गया उसको ही रिमूव करना होगा. सो कोलोन रिसेक्शन with primary anastomosis may be an option. So for example डिसेंडिंग कोलोन डैमेज हो गया है, so फिर क्या करेंगे, सिग्मोइड कोलोन रखेंगे, डिसेंडिंग को निकाल देंगे, सीधा ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड को एनास्टोमोस कर देंगे एंड पेशेंट पास कर सकता है. टेम्पररी और परमानेंट कोलोस्टोमी में भी प्रिस्क्राइब्ड और रिक्वायर्ड फॉर इम्पेयर्ड बॉवेल इन्फ्लेमेशन. बॉवेल इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो परमानेंट या टेम्पररी कोलोस्टोमी करेंगे, कोलोन में ओपनिंग भी किया जा सकता है. सो दिस इज अबाउट सर्जरी. Okay, next is hemorrhoids. Hemorrhoids मतलब same definition, location change, esophageal varices and hemorrhoids की same definition. Online students, dilated and tortuous. हाँ, dilated and tortuous veins of anal canal. So जैसे esophagus की vein dilate हो जाती थी, वैसे ही एनस की वेन्स डायलेट हो जाएगी, टॉर्टोस हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे हेमरॉइड्स. अनदर नेम, कॉमन नेम विच इंडियंस और आवर फैमिली मेंबर्स यूजेस, पाइल्स. हेमरॉइड्स आर पाइल्स. हम हेमरॉइड्स बोलेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में. दे डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, सो वो पाइल्स बोलते हैं, बट बोथ इज सेम. So dilated varicose veins of the anal canal is hemorrhoids. Maybe internal, external or prolapse. Yes. So ऐसा होता है. Normally ये जो rectum के बाद anus होता है, so internal होगी तो यहाँ पर है, फिर external होगी तो यहाँ पर है, या prolapse होगी तो मतलब पूरी ऐसे नीचे prolapse होगी. So it could internal, external and पूरी prolapse होके बाहर, हाँ बाहर आ जाएगी. Yes, बाहर ही पूरी दिखेगी. You remove the clothes और आप एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पर रखाओगे, सिर्फ क्लोथ रिमूव करोगे आपको दिख जाएगा हेमरॉइड्स, पूरी प्रोलैप्स होके बाहर आ गई. So that is prolapse. Internal hemorrhoids lie above the anal sphincter and cannot be seen on inspection of perianal area. सिर्फ इंस्पेक्शन से, देखने से हमें नहीं दिखेगा बिकॉज इट इज इंटरनल. एनल स्पिंचर है, जो बाहर का स्पिंचर है उसके भी अंदर है, तो हमें कैसे दिखेगा, सिर्फ इंस्पेक्शन से नहीं दिखेगा. when we will do the rectal examination, हम फिंगर्स इंसर्ट करेंगे तब हमें पाल्पेट होगा and we can identify there is a hemorrhage, पर हमें दिखेगा नहीं. whether
External hemorrhoids lie below the anal sphincter and can be seen on inspection. So external and prolapse दोनों हमें बाहर से दिखेंगे, बिकॉज एक्सटर्नल सीधा स्पिंचर के नीचे ही है. प्रोलेप्स में क्या होता है, समटाइम्स प्रोलेप्स ऐसा भी होता है, ये इंटरनल है बट वो इतना ज्यादा हो गया कि पूरा प्रोलेप्स होके बाहर आ गया. सो ऐसा भी होता है, बट प्रोलेप्स और एक्सटर्नल होगा सो सीधा इंस्पेक्शन से ही हमें दिखेगा, ओपन करके ही हमें देखने को मिल जाएगा कि देयर इज अ हेमरॉइड. So prolapse hemorrhoids can become thrombus or inflamed. अगर वो prolapse हो गया है, पूरा बाहर आ गया है, कि धीरे धीरे वो थ्रोम्बस भी हो सकता है, इन्फ्लाम भी हो सकता है. थ्रोम्बस मतलब एकदम हार्ड हो जाएंगे एंड इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे, तो मतलब अंदर इन्फ्लामेशन रिएक्शन हो सकता है. हेमरॉइड्स आर कॉज्ड फ्रॉम, हेमरॉइड्स क्यों होते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, स्ट्रेनिंग की वजह से, इरिटेशन और इंक्रीज वीनस और एब्डोमिनल प्रेशर. सो या तो पेशेंट का लीवर डैमेज है, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जस्ट लाइक इसोफेजियल. एनल हेमरॉइड्स, एनल वेराइसिस भी हो सकते हैं जिसको हम हेमरॉइड्स बोलते हैं. स्ट्रेनिंग, पर्सन डेफिक कॉन्स्टिपेटेड है, कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो अ कॉज. कॉन्स्टिपेशन होता है तो पर्सन ज्यादा स्ट्रेन लगाता है डेफिकेट करने के लिए, स्ट्रेनिंग की वजह से वीनस प्रेशर बढ़ेगा, हो सकता है. इरिटेशन, वॉल बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही है बार बार, या कुछ भी करके एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है हैवी लिफ्टिंग की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, प्रेगनेंसी में भी हेमरॉइड्स कॉमन है, सो कुछ भी रीजन से एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हेमरॉइड्स हो सकते हैं. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, ब्राइट रेड ब्लीडिंग विथ डेफिकेशन. जैसे ही पेशेंट डेफिकेट करेगा ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो सकता है ड्यू टू रप्चर ऑफ दैट वेन्स. रेक्टल पेन होगा, रेक्टल ईचिंग भी होगा पेशेंट को, एंड इट कॉजेस सो इंटेंस पेन. पेशेंट को हेमरॉइड्स होता है तो इंटेंस पेन होता है. जैसे ही पेशेंट डेफिकेट करेगा वो हेमरॉइड्स लाइक स्टूल वहां से ही पास होगा तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन. इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं, अप्लाई कोल्ड पैक्स टू द एनल रेक्टल एरिया फॉलोड बाय 6 बाथ एज प्रिस्क्राइब्ड. पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये कोल्ड एप्लीकेशन करने से हेमरॉइड्स ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं. पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए हम करते हैं कि कोल्ड आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं या सीड्स बाथ ले सकता है. अप्लाई विच हेजल सोप्स एंड टॉपिकल एनेस्थेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड. ये एक ऑइंटमेंट है, विच हेजल जेल आती है, सो वो सोप अप्लाई कर सकता है, वो ऐसी जेल अप्लाई कर सकता है, टॉपिकल एनेस्थेटिक अप्लाई कर सकते हैं जिससे वो नम हो जाएगा, पेशेंट को पेन फील नहीं होगा. Encourage high fiber diet and fluids to promote the bowel movement without straining. पेशेंट को जोर ना लगाना पड़े इसीलिए हाई फाइबर डाइट है, या लिक्विड ओरल आईवी फ्लूइड्स ज्यादा लेना है कि जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो एंड फटाफट निकल जाए स्टूल. स्टूल सॉफ्टनर्स पेशेंट ले सकता है. एनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड. सेम और सेम पॉइंट वापस से बोलते हैं. Encourage regular exercise, maintain a healthy weight and diet high in fiber and fluids to promote regular bowel movement without straining. ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स थे कि हम अगर कोई पेशेंट को हेमरॉइड्स एक बार हुए हैं तो दूसरी बार भी होने के रिस्क है, बिकॉज वो पेशेंट का डाइट अच्छा नहीं है, ना तो फाइबर रिच डाइट ले रहा है, ना पानी कम पी रहा है, सो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो पेशेंट को बोलना है रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हेल्दी वेट मेंटेन करना है. ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से वीनस प्रेशर बढ़ता है, हो सकता है. हाई फाइबर डाइट लेना है, फ्लूइड ज्यादा लेना है. हेमरॉइड्स हो गए हैं तो हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं. क्या क्या है, चलो. यूजिंग अल्ट्रासाउंड, इट मे इंक्लूड अल्ट्रासाउंड स्क्लेरोथेरेपी. सो जैसे इसोफेजियल वेराइसिस में हम स्क्लेरोटिंग एजेंट्स डाल रहे थे, तो इसमें भी सेम हम वेन्स में इंसर्ट करेंगे, वेन्स गायब हो जाएगी. सर्कुलर स्टेपलिंग, बैंड लाइगेशन और सिंपल रिसेक्शन ऑफ हेमरॉइड. स्टेपलिंग मतलब गोल, जैसे स्टेपलर कैसा आता है वैसे गोल स्टेपल्स हो गए. सो इन शॉर्ट हमने बांध दिया है, स्टेपल कर दिया है, तो धीरे धीरे वो अल्सर होके स्लॉश ऑफ हो जाएंगे. या तो इलास्टिक रबर बैंड टाई कर देंगे तो बैंड लाइगेशन हो गया, या तो सिंपली वो हेमरॉइड्स को काट के निकाल देंगे, तो उसको क्या बोले, रिमूवल ऑफ हेमरॉइड्स को हम क्या बोलेंगे, हेमरॉइडेक्टॉमी. हेमरॉइड बाद में एक्टॉमी. सो दिस कुड बी डन, कुछ भी कर सकते हैं. अगर ज्यादा है, प्रोलेप्स हो गया है, थ्रोम्बस हो गया है, तो फिर हेमरॉइडेक्टॉमी करते हैं. डॉक्टर अब तो ये स्क्लेरोथेरेपी और कुछ नहीं करते, हेमरॉइड्स हुए हेमरॉइडेक्टॉमी कर दो, दैट्स इट. सॉरी जी, हेमरॉइड्स होता है क्यों है, बिकॉज पेशेंट डाइट अच्छे से नहीं ले रहा है. सो अभी भी पेशेंट अगर कॉन्स्टिपेटेड है, बहुत प्रेशर लगा रहा है, वेट लिफ्टिंग ज्यादा कर रहा है, तो फिर से होगा ही, बिकॉज वेन्स वहां की डायलेट हो जाएगी. सो पेशेंट को ये बोलना है कि ये सारी हैवी वेट लिफ्टिंग स्ट्रेनिंग अवॉइड करना है. सो फ्यूचर में ना, अगर पेशेंट ध्यान रखेगा तो नहीं होगा.
Yes. Any doubt, online students? Yes or no? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Okay, so let's see पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन आफ्टर हेमरॉइडेक्टोमी. अगर हेमरॉइडेक्टोमी कर दिया है तो आफ्टर सर्जरी क्या ध्यान रखेंगे? असिस्ट द क्लाइंट टू अ प्रोन और साइडलाइन पोजीशन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग. आपने शायद देखा होगा पेशेंट तो पता होगा आफ्टर हेमरॉइडेक्टोमी सुपाइन पोजीशन नहीं लेता. पेशेंट को पेन भी होता है, ब्लीडिंग का भी रिस्क है. सो पेशेंट को साइड लाइन देना है या तो पूरा प्रोन पोजीशन दोगे. मेंटेन आइस पैक ओवर द ड्रेसिंग एज प्रिस्क्राइब अंटिल द पैकिंग इज रिमूव्ड बाय द पीएचसीपी. अगर आपने देखा होगा सर्जरी, सो आफ्टर हेमरॉइडेक्टोमी सर्जरी एनल रीजन में पैकिंग किया होता है. सो पैकिंग रिमूव नहीं कर सकते आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव. सीधा आइस एप्लीकेशन उस पर ही करना होता है. फिर पैकिंग अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. जनरली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पैकिंग हम रिमूव कर देते हैं. पेशेंट से इस बात ले लेता है, फिर हमसे फिर से उसके ऊपर ड्रेसिंग कर देते हैं. सो पैकिंग तब रिमूव करना होता है. मेंटेन मॉनिटर फॉर यूरिनरी रिटेंशन. सर्जरी के बाद यूरिनरी रिटेंशन कॉमन है, सो वो चेक करना है. एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर्स एज प्रिस्क्राइब आफ्टर सर्जरी. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज द फ्लूइड एंड हाई फाइबर फूड्स. पेशेंट को बोलना है कि अब फ्लूइड ज्यादा लो, पानी ज्यादा पियो, हाई फाइबर डाइट लो. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमिट सीटिंग टू अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. पेशेंट को बोलना है बहुत ज्यादा बैठे नहीं रहना है, थोड़ी देर के लिए बैठना है, फिर लेट जाना है. मतलब बैठने से वहां पर प्रेशर अप्लाई पड़ सकता है, बिकॉज अभी सर्जरी हुई है. पोस्ट ऑपरेटिव फेज में बैठना लिमिट करना होगा. Instruct the client that the first bowel movement may be very painful. Be sure someone is nearby as the patient becomes lightheaded, diaphoretic and experience syncope from vasovagal response. पेशेंट को फर्स्ट जो बॉवल मूवमेंट करेगा आफ्टर सर्जरी बहुत पेन होगा. सर्जरी की गई है इसीलिए पेशेंट को बहुत पेनफुल होगा. सो हमें एडवाइस करना है, या एटलीस्ट अगर पेशेंट का रिलेटिव नहीं है तो हमारा यूएपी कोई तो पर्सन पेशेंट के साथ हो. बिकॉज पेशेंट जब डेफिकेट करेगा तब पेशेंट को चक्कर आ सकता है. क्यों चक्कर आ सकता है? बिकॉज ऑफ वेजोवेगल रिस्पॉन्स. बिकॉज वेगस नर्व से ना बहुत ज्यादा होती है एनल एरिया में, रेक्टल एरिया में. सो ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व वेजोवेगल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, पेशेंट गिर सकता है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द यूज ऑफ सिट्स बाथ 3 to 4 times a day as prescribed. घर पे जाके भी पेशेंट को सिट्स बाथ लेना होता है. टब में पानी ल्यूक वार्म वाटर लेके, अगर कोई मेडिसिन दी है तो मेडिसिन डालनी है, नहीं दी है तो सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर में बैठना होगा एक दिन में 3 to 4 times. तो ये पेशेंट को ध्यान रखना होगा. ओके, एनी डाउट टिल दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. आज हमने क्या देखा? आज हमने क्रॉन्स डिजीज देखा. क्रॉन्स डिजीज मतलब एक इंफ्लेमेटरी डिजीज है जो हम जिसका मेन कॉज है जीन्स या ऑटो इम्यून डिजीज. उसमें क्या होता है ऐसा याद रखना है कि इंटेस्टाइन थिक हो जाती है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरी इंटेस्टाइन कॉबलस्टोनिंग जैसे गोल गोल हो जाएगी, जो भी वर्ड आपको याद रहता है. देन बाहर से फैट डिपोजिशन भी होता है, नैरोइंग हो जाएगा, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा. सो ये सारी चीजें होगी. उसके हमने असेसमेंट फाइंडिंग्स देखे एंड इंटरवेंशन देखिए. जितना हो सके उतना पेशेंट को लाइक डाइट्स एंड वो सब चीज से ध्यान रखेंगे. जितना हो सके उतना इमीडिएट सर्जरी नहीं करनी है, बिकॉज सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं होगा, उसके जीन्स खराब है. सो वापस से वो होने की वाला ही है. सो जितना हो सके डॉक्टर खींचते हैं, सर्जरी डिले करते हैं. बट अगर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तभी डॉक्टर सर्जरी करेंगे. बट ऐसा नहीं है कि सर्जरी कर दिया अब नहीं होगा, फिर से भी हो सकता है. सो ये चीज ध्यान रखनी है. फिर हमने देखा अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स. देन इन्फ्लामेशन हो गया है तो विद इन आवर्स में वो रप्चर हो सकता है, रप्चर अपेंडिक्स हो सकता है. असेसमेंट फाइंडिंग हमने उसका देखा. साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? मैकबर्नीज पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल साइन है, पेशेंट बोल रहा है. अगर क्वेश्चन में लिखा है एंड यू हैव डन द असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड यू फाइंड आउट देयर इज अ पेन एट मैकबर्नीज पॉइंट, सो आगे कुछ पढ़ने उससे ही पता चल जाएगा कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है. ओके, देन दूसरे हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे. उसकी एक ही ट्रीटमेंट है, नो मेडिकल मैनेजमेंट, नथिंग, सीधा सर्जरी करनी होगी. बिकॉज वी कैन नॉट वेट. अगर वो रप्चर हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है. सो सीधी अपेंडिक्टोमी करनी है. उसके प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे. पेन सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर पेशेंट आपको बोल रहा है कि अब मुझे ठीक लग रहा है, so that is not a good sign, it indicates rupture of appendix. So pain monitoring, पेशेंट को बार बार पूछना है पेन कैसा है, पेन कैसा है. पेशेंट बोले कि पेन कम हो गया, so this is an emergency situation. So वो हमने देखा. Then what is this red important point? हीट एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज हीट एप्लीकेशन से वो स्पीड टाइम
फटाफट से वो रप्चर हो जाएगा, सो इट कैन रप्चर द अपेंडिक्स। एंड उसके बाद पेरिटोनाइटिस, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक। फिर हमने पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे। अगर नॉर्मल सिर्फ अपेंडेक्टोमी किया है तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ लेप्रोस्कोपी का ड्रेसिंग होगा। बट रप्चर हो गया होगा तो वहां पर ड्रेन भी प्रेजेंट होगी, एनजी ट्यूब भी इंसर्टेड होगी। सो ये प्रेजेंट होगा इफ देयर इज अ रप्चर अपेंडिक्स। रप्चर होने के बाद हमने सर्जरी की है तो ये ड्रेन भी प्रेजेंट होगा एंड एनजी ट्यूब भी प्रेजेंट होगी। ओके, फिर हमने देखा डाइवर्टिक्यूलोसिस एंड डाइवर्टिक्यूलाइटिस। डाइवर्टिक्यूलोसिस मतलब जो नॉर्मल इंटेस्टिनल म्यूकोसा है उसमें डाइवर्जन क्रिएट हो गया, आउट पाउचिंग क्रिएट हो गया, दैट इज डाइवर्टिक्यूलोसिस। अगर वो पाउचेस में कुछ अक्यूमुलेट हो जाए, खास करके स्टूल ही अक्यूमुलेट होता है, या तो कुछ खाना फंस गया, बट कुछ भी अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा तो पड़े पड़े वहां पर इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा, सो इट विल लीड टू डाइवर्टिक्यूलाइटिस। अगर एक बार इंफ्लेमेशन हो गया सो देयर आर चांसेस कि वो परफोरेट हो सकता है। परफोरेट हो जाएगा तो फिर पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्टिक सेप्सिस, सेप्टिक शॉक हो सकता है। फिर हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे कि अगर पेशेंट को डाइवर्टिक्यूलोसिस, क्यूलाइटिस होगा तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे एंड इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं। एक्यूट फेजेस में ऑलवेज खाना बंद कर देना है। व्हाट अबाउट डाइट ड्यूरिंग एक्टिव फेज? पेशेंट को खास करके क्या ध्यान रखना है? तो हाई फाइबर, क्यों? इरिटेशन हो सकता है हाई फाइबर की वजह से, तो ये ध्यान रखना है। एंड एक्सरे में भी पता चल जाएगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करोगे। गैस फॉर्मिंग फूड अवॉइड करना है, जो सीड्स वाले जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते ऐसे सारे फूड अवॉइड करने हैं। पेशेंट बल्क फॉर्मेशन के लिए ब्रान ले सकता है। एंड लेक्सेटिव्स एंड एनिमास है, डॉक्टर को पूछे बगैर नहीं लेना है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी लेना है। सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं अगर हमने ये ट्राई किया बट ठीक नहीं हो रहा है तो फिर जितना डैमेज पोर्शन है जो डाइवर्टिकुला हो गया है उतना पोर्शन रिमूव करेंगे एंड टेम्पररी या परमानेंट कोलोस्टोमी किया जा सकता है। फिर हमने देखा हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स मतलब टॉर्टोस डायलेटेड वेन्स ऑफ एनल कैनाल। क्यों होता है? ड्यू टू ओबेसिटी भी हो सकता है, ओबेसिटी में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, पोर्टल हाइपरटेंशन। सो डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर में बोल, सो इनडायरेक्ट ये सब हो सकता है। अनदर रीजन कुड बी कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग की वजह से, हैवी वेट लिफ्टिंग, ये सारे रीजन की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो डायलेट फोर्स के निकल जाएगी। हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे। यस, हेमरॉइड्स कुड बी इंटरनल, एक्सटर्नल और एज प्रोलैप्स। इंटरनल फीचर के अंदर होंगे जो हम इंस्पेक्शन से नहीं देख पाएंगे, एक्सटर्नल एंड प्रोलैप्स सीधा आपको दिखेंगे। जो प्रोलैप्स होते हैं वो धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं, थ्रोम्बस हो जाते हैं या तो इन्फ्लाम हो सकते हैं। फिर हमने इसकी इंटरवेंशंस देखी। इंटरवेंशंस में हेमरॉइड्स में हेमरॉइडेक्टोमी किया जा सकता है, बट पेशेंट को कंफर्ट के लिए हम सीड्स बाथ, कोल्ड एप्लीकेशन, एनाल्जेसिक्स, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स ये सब यूज कर सकते हैं। पेशेंट को बोलना है कि हाई फाइबर डाइट लो, फ्लूइड ज्यादा पियो तो आपको स्ट्रेन ना करना पड़े, हैवी वेट लिफ्टिंग मत करो, अगर ओबेस है तो वेट मैनेजमेंट करो। तो ये सब चीजें ध्यान रखो तो नहीं होगा आपको। ओके, फिर हमने पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखी। आफ्टर सर्जरी क्या ध्यान रखना है? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं? नो, वी कैन नॉट गिव सुपाइन पोजीशन, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। इधर साइडलाइन और प्रोन, कोई भी लेफ्ट लेटरल कोई भी साइडलाइन दो या तो प्रोन दो, बट सर्जिकल को ऐसे सुपाइन नहीं देना है। आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं सर्जरी के बाद। एडिलेक्टेसिस मतलब रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, यूरिनरी रिटेंशन एंड वो होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में आफ्टर सर्जरी पेशेंट यूरिन पास नहीं करता तो हम K90 कैथेटर इंसर्ट करके यूरिन पास कराते हैं। सो इट इज सो कॉमन, इट इज अ कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन वो होता है, सो वो मॉनिटर करना है। देन हाई फाइबर डाइट लेना है। सिटिंग पोजीशन आफ्टर सर्जरी, पेशेंट बाहर ऐसे बहुत टाइम तक बैठ नहीं सकता, पेशेंट को बोलना है टाइम थोड़ा कम कर दो, बैठने के बाद लेट जाओ, बट सिटिंग पोजीशन में नहीं रहना है। एंड यस, आफ्टर सर्जरी पेशेंट को बहुत पेन होगा फर्स्ट डेफिकेशन में, सो ऑलवेज पेशेंट के साथ कोई एक पर्सन हो, ऐसा ध्यान रखना है, बिकॉज देयर आर चांसेस वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है, वेसोवेगल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा तो पेशेंट को चक्कर आ जाएंगे ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। ओके, सिट्स बात लेने हैं, सो ये सब चीज हम ध्यान रखेंगे। ओके, लेट्स कंप्लीट द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कल सीधा हम उसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं सर। Okay, now tell me the organs of respiratory system in sequence. पहले क्या होगा? सबसे पहले नोज, ओके,
नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स, देन फिर क्या आता है? अंदर क्या होता है? बिहाइंड द नोज देयर इज अ कैविटी. विच कैविटी? nasal cavity, नेजल कैविटी, यस. देन उसके बाद क्या आएगा? नेजल कैविटी के बाद cavity, सॉरी, oral cavity, नो, फेरिंग्स आता है. फेरिंग्स का कौन सा पोर्शन आएगा बिहाइंड द नेजल कैविटी? देयर विल बी nasopharynx, नेजोफेरिंग्स. फिर नीचे क्या होगा? oropharynx, एंड उसके नीचे laryngopharynx, लैरिंगोफेरिंग्स. लैरिंगोफेरिंग्स के बाद सीधा क्या? नो. larynx, लैरिंगोफेरिंग्स नाम किस पर से पड़ा? लैरिंग्स पर से. सो लैरिंग्स दे विल बी देयर. लैरिंग्स के बाद आएगा. अभी लैरिंग्स के भी हमने देखा कि लैरिंग्स में क्या होता है. लैरिंग्स के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को विंड पाइप में, मतलब ट्रेकिया में एंटर नहीं होने देता? अगर वो epiglottis, एपिग्लॉटिस, इट गेट क्लोज्ड व्हेन वी ईट द फूड. वरना वो खुला रह जाएगा. तो हमने सबने एक्सपीरियंस किया है, बात करते करते खाना कैसा अंदर थोड़ा भी चला जाता है. सो एपिग्लॉटिस होगा, वोकल कॉर्ड्स होंगे. तो वो सब लैरिंग्स में होता है. लैरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स के बाद कौन सा ऑर्गन आता है? सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं कि वो कंप्रेस ना हो जाए. क्या है वो ऑर्गन? अभी तो esophagus, आपने बोला trachea, था ट्रेकिया. यस. ट्रेकिया के बाद क्या होगा? सीधा हम ओके, यू कैन सी हियर. ट्रेकिया के बाद लंग कुछ है, देन लंग्स अटैच है. व्हाट इज दैट? व्हाट कम्स आफ्टर ट्रेकिया? તમને જે થયું છે, થયું તું, सॉरी. सो क्या होगा? सॉरी, समवन हैज टोल्ड मी. व्हाट वाज दैट? किसने बोला, आंसर दिया? ट्रेकिया के बाद क्या होगा? ब्रोंकाई. दोनों साइड ब्रोंकाई होंगे. ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. 3 और 4 ऐसे हम बोल सकते हैं. प्राइमरी, फिर उसकी ब्रांच होगी सेकेंडरी, उसकी ब्रांच होगी टर्शियरी, एंड देन ब्रोंक्यूल्स. छोटी छोटी एकदम पतली पतली होती है, दैट इज ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है? ब्रोंक्यूल्स किसके साथ अटैच होती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ब्रोंक्यूल्स विल बी अटैच्ड टू विच ऑर्गन? ये ब्रोंक्यूल्स है, ये क्या होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, alveoli, एल्वियोलाई होगा. सो ये सारी चीजें आफ्टर प्राइमरी ब्रोंकाई सब कुछ लंग्स के अंदर होगा. ओके, लंग्स के ऊपर कवरिंग होता है. जैसे इस पैराइटल लेयर एंड विजुअल लेयर, बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस, जिसके अंदर क्या होता है? एयर, Pleural fluid. फ्लूइड होता है. प्लूरल फ्लूइड, नॉट एयर. सो जिसके अंदर फ्लूइड होगा. ओके, इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन. थोड़ा होता है, अगर वो एक्सेस हो जाएगा सो प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा. ओके. ओके, सब हो गया. लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. हम देख लेते हैं प्रॉपर्ली, कुछ रह गया हो तो आज है. तो नॉर्मली ये नॉस्ट्रिल्स है, ये नोज है, नोज के अंदर नॉस्ट्रिल्स होंगे, फिर नेजल कैविटी होगी, फिर उसके बाद ये नेजोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स है, फिर ये बीच का ओरोफेरिंक्स है, एंड ये लैरिंगोफेरिंक्स है पूरा नीचे का. लैरिंग, फिर फेरिंग्स है, दैट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड जीआई ट्रैक्ट, दोनों का पार्ट है. लैरिंग्स है, दैट इज द पार्ट ऑफ ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. लैरिंग्स हम जीआई ट्रैक्ट में नहीं, जीआई ट्रैक्ट में क्या देखेंगे? माउथ, देन ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड इसोफेगस, राइट. एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड सीधा लैरिंग्स. सो दोनों में अलग अलग होगा. देन ये लैरिंग्स स्टार्ट हो गया.
लैरिंग्स स्टार्ट हो गया, ये है एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खाएंगे तो एपिग्लॉटिस ऐसे क्लोज हो जाएगा, सो सीधा फूड इसोफेगस में जाए, लैरिंग्स में ना चला जाए। लैरिंग्स के बाद हो गया ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस ऐसे होता है, देखो ये टू ब्रांचेस में डिवाइड हुआ। फिर हमें पता है लंग्स के लोब्स है, लेफ्ट साइड में कितने लोब्स होंगे, बिकॉज हार्ट इज प्रेजेंट देयर, हार्ट को जगह चाहिए, तो लेफ्ट साइड लोब्स कम होंगे, कितने होंगे, ओनली 2 लोब्स। राइट साइड 3 लोब्स होंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द लोब, ये प्राइमरी ब्रोंकाइस है तो 1 2 एंड 3 ब्रांचेस पड़ेगी। राइट, सो यहाँ पर मेनली एक साइड 3 ब्रांचेस हुई, एक साइड 2 ब्रांचेस हुई। सो ये प्राइमरी ब्रोंकस है, ये सेकेंडरी ब्रोंकस हुई। राइट, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद छोटी छोटी और ब्रांचेस निकलेगी ऐसे, जिसको हम बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। इसमें भी टर्शियरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी, टर्शियरी के बाद एकदम पतली पतली ऐसे ब्रोंकियोल्स निकलता है, और उसके बाद एल्वियोलाई ऐसे अटैच होंगे, सो इसको हम टर्शियरी बोलेंगे। ये मेन पूरी एनाटॉमी हो गई। ओके, इसमें डिटेल में उतना नहीं दिया है, बट ये छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स होती है जिसमें एल्वियोलाई होता है। ये 3 सेगमेंट्स हो गए लंग्स के। सो देख लेते हैं, लैरिंग्स आ गया, प्राइमरी ब्रोंकस, ओके, ये ट्रैकिया है, फिर ऐसे ऐसे होगा। तो ये जो पोर्शन, ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज करीना कैरिना। यस, इट इज रिटन हियर, इट इज कॉल्ड एज कैरिना, कैरिना ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रायंगुलर पोर्शन है जहां से डिवाइड होगा ब्रोंकस, जो डिवाइड होगा उसको कैरिना बोलेंगे। ये राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है, देन ब्रोंकाई एल्वियोलाई हो गया। यस, फिर लेफ्ट लंग राइट लंग, ये डायफ्राम है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग, डायफ्राम है। एंड लंग्स आर कवर्ड इन अ स्पेस, सो 2 लेयर होते हैं ऐसे लंग्स के ऊपर, ऐसे 2 डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, एक एंड सेकेंड लेयर ऐसे। सो एक जो लंग्स की तरफ होगी उसको कौन सी मेम्ब्रेन बोलेंगे, पैराइटल और विज़रल, ओके, लंग्स है, लेट मी शो यू, ये लंग्स है और इसके ऊपर एक कैविटी है, बट वो डबल मेम्ब्रेन होती है, एक लंग्स की तरफ चिपकी हुई होगी, एक बाहर की तरफ चिपकी हुई होगी। सो दोनों मेम्ब्रेन्स के नाम है पैराइटल एंड विज़रल। कौन सी लंग्स की तरफ होगी, कौन सी बाहर की तरफ होगी, डबल मेम्ब्रेन है, लंग्स के साथ जो अटैच होती है उसको कौन सी लेयर बोलते हैं, Visceral. विज़रल। एंड जो बाहर अटैच होगी उसको पैराइटल बोलेंगे। दोनों के बीच में स्पेस होती है, वो कैविटी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड होगा, कि जब लंग्स ऐसे एक्सपांड हो एंड कॉन्ट्रैक्शन हो तो फ्रिक्शन ना हो, पानी की वजह से वो इजीली मूव हो सके। एंड रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, स्पेस जो होती है 2 रिब्स के बीच की जो स्पेस है, दैट इज इंटरकोस्टल स्पेस, वहां पर मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे जाता है तो इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लंग्स को जगह मिल जाएगी एक्सपांड होने के लिए। नेक्स्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, ये प्राइमरी जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, या जो प्राइमरी हम ब्रोंकियोल बोलते हैं वो, उसके बाद ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोलाई के ऊपर आप देखो कैसे पूरी ब्लड कैपिलरी स्प्रेड है, सो नॉर्मल कैसे होगा, ये एल्वियोलाई है एंड ये ब्लड वेसल है, ऐसे ऐसे ये ब्लड वेसल है, ये एल्वियोलाई है, ये ब्लड वेसल है। राइट, सो दोनों के बीच में ऐसे सेल्स की एक कैविटी जैसा हो जाता है। तो जब हम जो हमारा ब्लड है वो लंग्स में जाएगा तो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है, तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लू है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट विल गो इनटू द लंग्स। ऐसे जैसे ही एल्वियोलाई के आसपास ऐसे ट्रैवल करेगा तो धीरे धीरे जो CO2 है वो निकल जाएगा एंड ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इजीली गैसेस यहाँ से वहां मूव कर सकते हैं। सो जैसे ही पूरा ब्लड एल्वियोलाई से निकल कर आएगा तब तक ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। गॉट इट? Yes or no? Online students, any doubt in anatomy of respiratory system? No, ma'am. अगर एनाटॉमी होगी तो आपको डिजीज कंडीशन इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। ओके, सो कल हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखेंगे, बट ये आज मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया। नो, नॉट कल, वी विल सी यू डायरेक्टली ऑन मंडे एट 9 AM। कल आपका हॉलीडे होगा। ओके, एंड टेस्ट की लिंक ऑलरेडी ओपन हो गई है, जिसको टेस्ट देना है सैटरडे संडे 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। Thank you.